नमस्कार दोस्तों। यूँ तो एक लंबा समय बीत गया है एनिमल मूवी को आए हुए, फिर भी इस तरह की फिल्म मेकिंग जब होती है और जब मेरे जैसे लोग देखते हैं तो फिर वो एक भीतर में रहता है कि इसके बारे में बात करना जो है आवश्यक है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी जब फिल्म आई तब भी हुई थी, और अभी जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, वो लगातार कुछ कुछ जगह पे उनके इंटरव्यूज जो आए हैं फिल्म की सक्सेस के बाद, उनके क्लिप्स भी जो है फ्लोट कर रहे हैं लगातार अलग अलग जगहों पे। इस पे पुलकित ने एक रिव्यू ऑलरेडी किया है, उसने अपने चैनल पे डाला है, तो वो भी जाके मैं कहूँगा कि आप देखिएगा। और पता नहीं इसको समय कैसे मिलता है कि इतनी फिल्में ये देख पाता है, क्योंकि मैं तो समय देता नहीं हूँ। फिर भी मतलब इसका भी इंटरेस्ट एरिया फिल्म का है, मेरा भी है, इसलिए हम दोनों, इसने मुझे बहुत लंबे समय तक बोला कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बहुत देर के बाद ये फिल्म मैंने देखी, और जब देखा तो मुझे लगा कि इस पे बात करना क्यों आवश्यक है। और ये हो सकता है कि ये हमारे जितने दर्शक हैं उसमें से एक बहुत छोटा सा अनुपात हो दर्शकों का जिनको इस फिल्म के बारे में जानना हो, क्योंकि फिल्म के कई एलिमेंट ऐसे हैं जिससे वामपंथियों को काफ़ी निराशा हुई है। उसी सब पे एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ्री व्हीलिंग डिस्कशन ही होगा इसमें, और हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि आप भी जब फिल्में देखने जाते हैं तो थोड़ा बहुत ये सब जो सिंबलिज्म होता है, केवल ठीक है एक पर्पस तो एंटरटेनमेंट का होता है, लेकिन थोड़ा और भी अपने आप को व्यापकता देने के लिए आप और किस तरीके से फिल्म देख सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है पुलकित। पहले बताओ फिल्म का जनरल फील क्या है, कैसी लगी तुम्हें ये फिल्म? मतलब पहली नज़र में अगर आप फिल्म देखोगे और उन एस्पेक्ट्स पे कि स्टोरी हो गई, ये हो गया, सबका पहला रिएक्शन जो ऑडियंस आ रही थी उसका ये था कि फर्स्ट हाफ बढ़िया है, सेकंड हाफ स्लो है, बोरिंग है। जबकि एक वो वाली बात हो जाती है ना कि आप स्तर ही चीज का इतना बढ़ा दो कि उसका कंपैरिजन ही उसके फर्स्ट हाफ से हो रहा है। देखा जाए तो फर्स्ट हाफ अपने आप में एक अलग फिल्म थी। तो ये एक सकारात्मक चीज है कि आपको फर्स्ट हाफ स्लो या बोरिंग लग रहा है। इससे यह पता चलता है कि निर्देशक ने पहले हाफ में आपको इतना कंटेंट दे दिया, उसने इतना काम कर दिया कि उसका कंपैरिजन अपने ही फर्स्ट हाफ से हो रहा है। किसी और फिल्म से कंपेयर करके आप उसे खराब नहीं कह रहे हो। हाँ, इसमें मेरा भी यही था कि जब वो जो अर्जन वैली वाला और वो जो 3 लगातार बैक टू बैक वायलेंस वाले, वो जो एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छे से की गई, वो वाला सीन था, मुझे भी लगा कि यार मैं टाइम देख रहा था कि ये तो आधे में ही 1 घंटा 47 या 50 मिनट के आसपास। हाँ, ये हो गया, 3 सवा 3 घंटे की फिल्म है। मुझे लगा कि अब आगे लोग दिखाएंगे क्या, मतलब मुझे और मेरी उम्मीद बढ़ गई कि अब अगला जो नेक्स्ट इस तरह का सीन आएगा, फाइट सीक्वेंस जो आएगा, वो और भी उच्च कोटि का होगा। लेकिन बाद में अलग तरह की फिल्म, थोड़ी सी अलग उसकी वल्नरेबिलिटी या बाकी पात्र के इमोशन में अगर हम कहीं घुस जाती है। पहले में अगर आप रणवीर के पीओवी से पूरी फिल्म देखेंगे तो वो पहले हाफ में पूरा अल्फा की तरह चल रहा है, वो सबसे ऊपर है, स्क्रीन में सबसे ऊपर आपको वो दिखेगा। आप किसी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है, उसे डोमिनेट कर दे रहा है। सेकंड हाफ में वो अपने डाउन पे है, मतलब वो फिल्म में सारे पात्रों में सबसे नीचे वो है। और इस पे वांगा अपने इंटरव्यू में कहते भी हैं कि एंटागोनिस्ट को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत बढ़िया उन्होंने जो शॉट लिया है कि हाफ में रणवीर ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे कि रणवीर ही वॉज ऑन हिज लोएस्ट, अपंग हो चुका है, मूत्रदान करने के लिए भी थैली लगी, मतलब अल्फा आदमी जो किस तरीके की बातें कर रहा है फर्स्ट हाफ में कि सिविलाइजेशन उस तरह चला करती थी, अल्फा होता था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीन है वही आगे बढ़ेगा। अगले हाफ में आप उसे उस स्तर पे ले आए हो कि वो मूत्रदान नहीं कर पा रहा। और उसके बाद जब आपका एंटागोनिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है, वो अपना चिल है, नाच गा रहा है, तीसरी शादी, शराब रख के सर पे, तो वो ट्रांजिशन इसने जो दिखाया। लेकिन एक चीज जो मुझे लगी कि सेकेंड हाफ में भी जब वो वल्नरेबल भी था, उसका जो एक कहते हैं ना फितरत, जो उसका अहम था, वो कहीं डाउन नहीं हो रहा था। एक सीन है, हम स्पॉइलर हम दे सकते हैं ना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे दर्शक देख चुके हैं जिन्हें इंटरेस्ट होगा, कि जो उनकी मेड होती है वो उसके साथ बात करने, वो मतलब उनको हियरिंग का प्रॉब्लम हो गया होता है, सुनाई नहीं देता उसे, तो उसको बात करने आती है, तो खाना देने उसको इशारे करती है। वो आदमी खाना फेंक देता है, और उसको ये नहीं था, वो मेड पे नहीं चिल्लाता, वो अपनी पत्नी पे चिल्लाता है कि तुम मुझे अपंग कैसे समझ रहे हो यार। ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि
आप देखिए मतलब वोकनेस, या हम कहेंगे कि शब्दों का चुनाव हमें कहाँ ले जा रहा है। मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ, बचपन से मैं मेट्रो में देखता आया हूँ कि हम देखते हैं कि पहले एक अनाउंसमेंट होती थी, महिलाओं, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सीट दें। अब आप मेट्रो में जाएंगे तो अनाउंसमेंट होती है कि महिलाओं, दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों को सीट दें। मैंने जब पहली बार ये अनाउंसमेंट सुनी तो मेरा पहले रिएक्शन था कि मतलब ये शब्द बदल के आपने क्या वो कर लिया, क्या कोई अंधा था उसकी आंखें आ गई होंगी, या कोई लंगड़ा था उसकी टांग उगाई होगी कि अरे यार आपने दिव्यांग वो वहीं रहा ना। आपने मतलब एक तरीके से हम कहें, जो हम लोग जिनके हाथ पांव पूरे हैं, हम अपने मन को संतुष्टि दे लेते हैं शब्द बोल के, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो ये वही था। अगर आप उस बंदे की मनोस्थिति कभी पूछेंगे किसी अंधे आदमी की या किसी ऐसे की, कि वो आपका सहारा लेने से पहले उसका जो अहम होगा जिसके अंदर, वो अगर अपना काम खुद कर सकता है तो वो करेगा। उसे वो एक तरीके से डाउनग्रेडेड लगेगा कि तुम मुझे सहारा मत दो, जो मैं कर सकता हूं मैं खुद करूं। तो ये वो एटीट्यूड था उसका वहां पे, कि ठीक है मेरी हियरिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब ये है तुम मुझसे इशारों में बात करोगे। तो इसका वही कैरेक्टर आर्क बड़ा ही बढ़िया है कि एकदम पीक पे, पिनेकल पे मतलब मध्यांतर तक पहुंच जाता है, उसके बाद फिर उसका डाउनफॉल होता है, फिर थोड़ा सा पिक करके और वो एंड होता है। तो इन सब चीज़ों पे हम धीरे धीरे बातें करेंगे। जनरल अगर मुझसे पूछा जाए कि ये नॉर्मली फिल्म मतलब 2 मिनट में बोलूँ कैसी लगी, तो मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है, वेल मेड फिल्म जिसको कहते हैं। और फिल्म मतलब फिल्म मेकिंग, फिल्म का क्राफ्ट जो होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं, चाहे कैमरा हो गया, साउंड हो गया, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसके बाद फिर आप एडिटिंग कैसे कर रहे हैं, लीनियर एडिटिंग है कि एक तरफा मोनोटोनस चल रहा है, या नॉन लीनियर है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जो है। चाहे आप टेनेट देख लो, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कितने बार पीछे जाता है भविष्य में और ये सब, तो वो है उस तरह का। फिर भी इतनी लंबी फिल्म होने के बाद भी अगर वो आपको सीट पे बिठाए हुए रखती है, इसका मतलब है कि निर्देशक और कलाकार जिन्होंने इसमें अपना परफॉर्मेंस दिया है, उसके हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है। स्टोरी में आप कह सकते हैं कि स्टोरी बहुत ही जनरल टाइप की है, रिवेंज की स्टोरी है, और फिर कोई नया कॉन्सेप्ट अल्फ़ा मेल का और ये सब डाला जाता है, जो भारतीय सिनेमा में बहुत ही रेयर है उस तरह से। और रेयर इतने ग्रैंड बजट या इस तरह की ग्रैंड फिल्म, कैनवास बहुत ही विशाल है इस फिल्म का। और आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फिल्में बड़े पर्दे के लिए ही बनती है, तो इसमें हर चीज़ इतनी लाउड है, मतलब एक्टिंग भी आपको फेक नहीं है। लाउड एक होता है जो फेक हो जाता है, एक लाउड होता है प्रभावी, पूरे स्क्रीन पे अगर उसका इतना ही क्लोजअप लिया गया तो वो छा जाएगा उस पे, और वो बाहर भी है फ्रेम से, फिर भी वो अपने बातों की ग्रेविटी से जो है आपको वो खींचे रखता है। अब हम थोड़ा सा इसमें जो एक आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट है जिस पे बहुत चर्चा हो, वायलेंस पे, सिनेमा में हिंसा को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, तो उस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जी, ये लोग कहते हैं कि ये इन्होंने साउथ कह रहा हूँ, बॉलीवुड से उठाया है, कहते हैं ये तो कॉपी करते हैं। मेरा मानना है कि इनका जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, वो वेस्ट का क्रिटिसिज्म कॉपी कर रहे हैं। ये कह देंगे अरे तो ये वाला वहां से उठाया। एक होता है उठाना, एक होता है इंस्पिरेशन। जैसे एक इसका सबसे पॉपुलर सीन था, जो सबसे पहले मेरे ख्याल से टीजर में भी वो आया था, कुल्हाड़ी का जो फाइट सीन था, एक अकेला प्रोटोगनिस्ट और वो लड़ रहा है बहुत सारे। उसमें जिन्होंने कोरियन फिल्म देखी होगी ओल्ड बॉय, उसमें उन्हें लगा कि वहां से कॉपीड है, लेकिन उसे कॉपीड नहीं कहोगे। उस सीन का एक यूएसपी था कि वो वन टेक था। वन टेक बहुत कठिन होता है ऐसे सीन्स, पहली बात तो एक्शन शूट करना, उसका यूएसपी ये था। वहां कहीं ये नहीं था कि एक वो बहुत, क्योंकि वो जो पात्र है उस फिल्म का, वो ऐसा कोई अल्फा मेल वहां पे नहीं है। वो बहुत अलग फिल्म है। ओल्ड बॉय तो मतलब अपने आप में ही एक थ्रिलर अलग स्तर का है। उसका यूएसपी वहां वन टेक था। यहां पे यूएसपी एक अल्फा मेल दिखाना था कि वो मरने से नहीं डर रहा, वो कुल्हाड़ी लेकर के भिड़ जा रहा है सबसे। इसको इंस्पिरेशन कहेंगे, इसको आप कॉपी नहीं। अगर इसको भी संदीप रेड्डी वांगा ने वन टेक बना दिया होता तो इसे कॉपी कहा जाता, कि तुमने सीधा सीधा उसे उतार दिया। मुझे लगता है कि मैं ये हिंसा के ऊपर 3-4 बिंदुओं में बात करूंगा। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो टेरेंटिनो वो मतलब वायलेंस को पोर्ट्रे करने के लिए सबसे ऊपर, फिर स्कॉर्सेज़ी भी उसमें आते हैं, और गाय रिची टाइप के फिल्म जो थ्रिलर्स बनाते हैं उन सब में। लेकिन यही वायलेंस
एक इंडियन फिल्म मेकर, चाहे आप राम गोपाल वर्मा के समय में चले जाए, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में वायलेंस को लेकर के दिखाई है। तो वो रॉ वायलेंस जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, फिर आप किल बिल देखिए जिसमें ब्लड निकलता है उस तरह जैसे कार्टून में नहीं निकलता है, उस तरह का एक्सेसिव, उसको वो स्टाइलाइज करने की कोशिश करता है। तो जिस सीन की आप बात कर रहे हैं कुल्हाड़ी वाला, वो सीन और उससे पहले के भी मतलब वो पूरा 3 जो फाइट सीक्वेंस है, 3 सीक्वेंसेस हैं, वो मुझे लगता है कि वांगा यहाँ पे हिंसा को थोड़ा स्टाइल्ड वे में दिखा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जिसपे वो चढ़ के और मतलब गेट तोड़ता है और चढ़ के गोली मारता है, ये सब इस तरह का सीन हमें बहुत दिखता है, बॉलीवुड में भी खूब दिखता है, हीरो की हीरोइज्म दिखाने के। इसमें थोड़ा सा वांगा का साउथ इंडियन फैक्टर भी है। हाँ, उनको अपनी ऑडियंस भी देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पसंद आती है वहाँ पे इस तरह का चलता है कि लार्जर देन लाइफ टाइप का हीरो हो। लेकिन ये वांगा ने जब वो कुल्हाड़ी वाला, अब कुल्हाड़ी वाला बिना मास्क के दिखा सकता था, वो मास्क को लाना, मुझे अंततः सबको मरना ही है, मतलब वायलेंस हो रहा है, कोई मरेगा कोई जिएगा इस तरह का, लेकिन वो पूरा सीन जो है ना वो देखने में प्लीजिंग लगता है। मारकाट खूब हो रही है लेकिन विजुअली वो बहुत ही अट्रैक्टिव सीन लगता है मुझे। और आपने टैरेंटिनो की जैसे बात की, आप ये कह रहे हैं कि जो रियल लग रहा है, वो रियल क्यों लग रहा है? मेरे ख्याल से जेंगो का किसी का एक कोट था कि इट्स द प्योरेस्ट इमोशन। हाँ, वायलेंस, एग्जैक्टली। जेंगो में एक सीन है जिसमें अंत में जो उनकी पत्नी होती है जेंगो की स्लेव, उनको वही कॉटन तोड़ने के लिए रखा होता है, ब्रूमिल्डा, हाँ, उनको दिखाया है कि जो उनका ओनर था उसको पेड़ से बांध दिया अंत में, तो और उसके हाथ में चाबुक देता है, बोलता है कि मार। तो हमारा एक जनरल एक वो कहता है ना कि हमारा एकदम इसको गांधी एटीट्यूड का या जो भी कहे हमारा, कि भाई नहीं, माफ करने में ही भलाई है, ये वो करके, ये है हमारा फिल्टर्ड थॉट, वो हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये हमें समाज में आने के बाद हमें लगा कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, दुनिया में कानून है, कोर्ट है, तमाम तरीके, वो इसे देगा। लेकिन जो पहला एज ए ह्यूमन, एक मैन इज अ सोशल एनिमल ना, अपने आप को भी हम अगर हम एनिमल मान के चलें, ठीक है, तो पहला जो इमोशन हमारे दिमाग में आएगा कि मैं अपना रिवेंज लूंगी, तो वो उसको चाबुक मारते हुए दिखाता है, और वो एक मतलब अल्ट्रा क्लोजअप सीन की वो चमड़ी निकलते हुए, तो वो प्योरेस्ट इमोशन था। तो यहां पे अगर लोग कहते हैं ना कि ब्लड शेड ज्यादा दिखा दिया, वो कर दिया, अगर वो आदमी फिल्टर लगाता वहां पे, तो वो चीज नकली लगती। उसको अगर असली दिखाना है तो उसे रक्त दिखाना होगा। हाँ, वो उसको थोड़ा सा मैं और दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ, आप जो बात बोल रहे हैं कि इसमें रणवीर हीरोइक या अनकन्विंसिंग नहीं दिखा है, भले वायलेंस जो स्टाइलाइज हो गया, एस्थेटिकली बढ़िया से दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि एक मुक्का मारा वो हवा में उड़ रहा है, या उसने एक पे कुल्हाड़ी फेंकी 3 आदमी मर गया, ये सब जो होता है, जिस तरह से आपको बाहुबली में 3 तीर मार रहा है एक ही बार में, इस टाइप का यहाँ पे है। रॉ भी है वायलेंस, कि खून भी दिख रहा है, कुल्हाड़ी मारी खींच रहा है, और ब्लड जो है पूरा बाहर आके निकल रहा है, लेकिन उसके साथ ही वो कन्विंसिंग है कि नहीं, मारा होगा तो मर ही गया होगा, और ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मुझे याद है गजनी फिल्म में एक स्ट्रीट फाइट है जिसमें आमिर खान जो स्ट्रीट में जाता है, एक मुक्का एक को मारता है और घूम के गिर जाता है। उसमें आमिर खान की कन्विक्शन इतनी तगड़ी है उसमें कि वो अनबिलीवेबल नहीं लगता है, लगता है इतना रेज में अगर कोई आदमी इतने क्रोध में होगा तो एक मुक्का मारेगा, सही में किसी गर्दन वर्दन घुमा के तोड़ देगा। तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा सेपरेशन है, वांगा किस तरह से वायलेंस को डिपिक्ट करता है। और वो भी देखिए, वहां पे भी पात्र के अगर आप दिमाग में घुसेंगे, आपको उसके पीओवी से देखना पड़ेगा। उस फिल्म में उस आदमी के पास खोने को कुछ नहीं बचा, तो यहां पे भी उसके लिए इस फिल्म में उसका पिता सब कुछ है, वो अपनी पत्नी से लड़ जा रहा है, वो मतलब दुनिया जहान से लड़ जा रहा है, तो वो उसे आप पागलपन भी कह सकते हैं, उसे आप प्रेम, कुछ भी आप उसको नाम दें। पॉइंट ये है कि एक साइको है वो दिमाग से, वही गजनी वाला फैक्टर। तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको वो रियल लगेगा कि हाँ भाई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं वही कह रहा था कि स्टाइलाइज करते हैं वायलेंस, वो अर्जन वल्ली वाला जो वो गाना है कि वो चल रहा है, जिस पे चर्चा हम आगे करेंगे म्यूजिक की जब हम बात करेंगे, वो मारकाट चल रहा है। पहले में हेडफोन में गाना बज रहा है मराठी गाना, दूसरे में तो आदमी ही वहीं पे गा ही रहा है उस तरह से, और वो गा नहीं रहा, एक्चुअल में वो नाच रहा है। वो तो वही है कि युद्ध की स्थिति में
कोई नाच रहा है और उसका जो भी प्रतिनिधि है वो जो है मारकाट मचाए हुए है। तो ये एस्पेक्ट भी कि वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद कर लेना चाहोगे, क्योंकि वो होता रहता है और पूरा ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन ऑफ वायलेंस टाइप का चल रहा है। इस सीन को कई लोगों ने एक कॉमिक वे में भी लिया। वो कह रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे गाना गा कौन सा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज थी। ये जो बंदा है संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म जितनी भी दो हैं, और इसमें भी आप देखिए कोई लिपसिंग वाला गाना नहीं है इसका, ये फॉर्मेट नहीं है जो हमारा बॉलीवुड का चलता है। और एक होता है ना कि गाना मुंह से गा रहे होते हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग में ज्यादातर ये होता है, यहाँ पे रोमांटिक में भी नहीं है। रोमांटिक गानों में रोमांटिक बैकग्राउंड में बजता है, बैकग्राउंड में बज रहा है, आप फिल्म चल रही है, हाँ। असली में वो ये गानों को बीजीएम की तरह ही प्रयोग करता है। ये बंदा अपने इंटरव्यू में बता रहा है कि मुझे पहली बार मतलब डर था कि यार मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं कि लिपसिंग करानी पड़ेगी मुझे गानों की। अच्छा। तो इसके लिए भी पहला अनुभव था। लेकिन उसको जिस तरीके से लिया गया वो वहां पे वॉर क्राई की तरह चल रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसा होता भी था पंजाब में या कहीं का कि लड़ाइयां उस तरीके से होती थी कि आप अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भेजेंगे, सामने वाले पार्टी वो भेजेगी, और दोनों लड़ेंगे एक 1-on-1 फाइट की तरह, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में चैंपियन चुनने वाला बिल्कुल जो रहता है। हाँ। और जो आपके लोग वहां पे खड़े हैं वो बीच में नहीं आएंगे, वो केवल आपको वॉर क्राई की तरह सपोर्ट करेंगे। आप मर जाओ चाहे वहां लड़ते लड़ते, वो बीच में नहीं आएगा, वो केवल गाना तो ढोल नगाड़े तक बजा करते थे। तो ये शायद उसको सिंबॉलिक वे में दिखाने का प्रयास था। इसी फिल्म में जो बात आप बोल रहे हैं वो दोबारा भी यूज हुआ है, जब लास्ट सीन में वही है ना कि दोनों के पास वेपनरी है, दोनों के टीम आई हुए मार काट लेने, दोनों रोके हुए नहीं हम जो है आमना सामना करेंगे। तो हाँ, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से क्या, ऑब्वियसली और कोई रीजन होगा नहीं। और ये जो अर्जन वैली वाला और ये सब गाना है वो हरी सिंह नलवे जो थे बहुत ही बहादुर और क्षत्रिय थे, जो हमारे इतिहास में पढ़ाया भी जाता है। एक गाने में भी है, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, हालांकि उसमें बाद में रंग अमन का वीर जवाहर से भी है, तो उस पार्ट को नहीं, लेकिन वो है। अब एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है जिसके मैंने 7 बिंदु बनाई हैं कि वो लोगों को क्या चिढ़ हो गई इस फिल्म से। नहीं, वो तो एक लाइन में बोल दे रहा है ना अपने इंटरव्यूज में, कई जगह इसने बोला और पहले भी बोला है वांगा ने कि दे हेट द फिल्म मेकर मोर रादर देन द फिल्म। तो ये निजी हो गया था। ये बोलते राइट विंग को है कि अरे तुम तो पर्सनल हो जाते हो, ये है वो, तुम शाहरुख खान के आर्ट की वो करो ना। जबकि देखा जाए तो शाहरुख खान को आर्ट पे अगर कोई छीलना चाहे तो ऐसा ही प्लेड हिमसेल्फ फॉर द लास्ट 20 इयर्स। पर ठीक है, उस मामले में ये ऐसे चले जाते हैं क्योंकि शाहरुख इनके प्रिय हैं कि तुम उसके आर्ट का क्यों, तुम पर्सनल पे क्यों जाते हो, उसने क्या बोला, ये करा वो करा। यहां पे ये केवल और केवल पर्सनल पे जा रहे हैं। अगर ये चीज छुपा दी जाती ना, इस फिल्म का निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा है, तो शायद इतना ना होता। और कुछ वही जो पॉइंट्स आपने कहा ना 7, उस पर हम जो चर्चा करेंगे कि क्या क्या डाला गया है, वो चीजें भी अगर निकाल दी जाती तो भी इतना ना होता। हाँ, एग्जैक्टली। बट वही है कि मुझे लग रहा है कि फिल्म मेकर इस एजेंडे के साथ ही उसने ये रिस्क भी लिया कि नहीं मुझे, और वही होता है कई बार क्या होता है, जो भी थोड़े बढ़िया किस्म के लोग होते हैं अपने क्षेत्र में, जो अबव द एवरेज या ब्रिलियंट माइंड्स कह लो, अबव एवरेज भी नहीं, वो कई बार ना अपने ईगो के कारण या जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट दे विल लूज आउट ऑन एवरीथिंग। सब वो लगा देंगे पैसा कौड़ी कि नहीं मुझे इसी तरह की फिल्म बनानी ही है। वहीं पे मुझे ये लगा कि रणवीर की आप पिछली फिल्में देखें, कितनी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, उसके बाद उस पर रिस्क लेना। और कबीर सिंह में ही ये जो कौन सा विषैला पितृसत्ता जो है, मिसोजिनी आई है, ये सब जो चल रहा था कि ये भी है इंटरव्यूज में इसके, वो सब जो चल रहा था, उसके बाद भी एक डायरेक्टर आता है जो बिग बीफ ईटिंग गाय, इसको लेकर के फिल्म बनाना, और उसको गोमूत्र पिलाता है वो स्वास्तिक स्टील, और उसमें बोलता है कि ये हमारा हिटलर वाला नहीं है, जानबूझ करके ये उसने एक्सप्लेन किया है। एग्जैक्टली, हर एक चीज उसमें वो डाला गया। सबसे पहला तो एक तो अल्फा मेल से ये लोग वो कड़े जो है वो दुखी हो नहीं, मतलब इन्हें समस्या क्या है यहाँ पे? तो सबसे बड़ी चीज ऐसी होगी ना, किल बिल की हमने बात की ना अभी, क्या वहां पे अल्फा फीमेल नहीं थी वो? एग्जैक्टली। अगर कोई कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग अपना खेल रहा है भाई, वो रॉ इमोशन अपना दिखा रहा है, अपना बदला ले रहा है, अब उसमें चलो हम ये नाम हटा दें, अगर इन्हें इस बात से दिक्कत है अल्फा शब्द से, उसको हटा दें,
उसका कैरेक्टर तब भी वही रहेगा ना। एग्जैक्टली। क्या ऐसे मतलब बॉलीवुड ने ऐसे कैरेक्टर नहीं लिखे हैं, बस उस समय नाम नहीं दिया गया। कई लिखे गए हैं ना। अगर अब वही मीम बनने के लेवल पे तो भी बन रहे थे लोग, मिसोजिनी की बात करते हैं तो एक आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया एक फिल्म थी, उसको लेकर के मीम बन रहे थे कि जॉनी लीवर का पात्र चाटा मारता है कि अरे पति क्या लाता है, पैसा कहां से लाता है, तेरा पूछना काम नहीं। वो कॉमेडी के स्तर पे हो गया। लेकिन वही है ना, ऐसे वाले जो क्रिटिक है ना, अपने आर्मचेयर क्रिटिक्स, और खुद ने कभी ना कैमरा छोड़िए, कलम नहीं उठाया है कुछ लिखने के लिए, अपना आ जाएंगे टांग पे टांग रख के, ओ माय गॉड दैट्स मिसोजिनिस्ट। अरे भाई तुम लिख के दिखाओ ना, तुम कोई पात्र ऐसा। इस फिल्म में ऐसा भी नहीं है कि ऐसे पात्र नहीं होते हैं, ऐसे पात्र। एक तो मैंने किताब लिखी है, देयर विल बी नो लव, अंग्रेजी में है, जिसको पढ़ना है वो मंगवा के पढ़ ले। उसमें भी जो वायलेंस बोल रहे थे ना कि प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस है, वो पूरी उसमें 9 कहानियाँ मुझे लगता है मैंने वैसी ही लिखी हैं, और उसमें से अधिकतर कहानी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है या फिर मेरी देखी हुई है। सारी कहानियाँ मतलब इतनी नृशंसता मैंने देखी है गांव के लेवल पे, और ऐसा नहीं है कि मेरा गांव कोई यूनिक है, इस तरह कहानियाँ होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जाती हैं। तो भाई वही वांगा एक जगह बोल रहा था कि फिर तो मुझे कार्टून मूवी बनाना चाहिए बच्चों के लिए। मुझे क्या होता है कि आप रामायण बना रहे हो, उसमें तुम्हें जो है देखना है कि रावण का हीरोइज्म, तो तुम्हारी मति मारी गई है ना, तुम अपने हिसाब से चाह रहे हो रामायण बनाना। यहाँ पे भी उसकी कहानी है, उसको दिखाना है। इसके बाद कोई प्रेज तो नहीं कर रहा है ना कि रणवीर ने जो किया वैसे ही सारे बच्चों को बन जाना चाहिए, नहीं। वो एक रणविजय का कैरेक्टर है, वो इस तरह का है, उसकी कहानी है, देखना है देखो, मत देखना है नहीं देखो भाई। नहीं वही ना, जो आपने कहा कि आपने जो चीजें गांव में देखी, और ये है जो इनके लेवल पे वो चीज नहीं है, इनको नहीं दिखा भाई। साउथ बॉम्बे में पैदा हुए हो तुम, विले फाड़ले में, अब वहां पे उस तरीके का, महाराष्ट्र में भी तुम गांव में जाओगे ना, वहां तुम्हें देखने को मिलेगा। मुंबई में नहीं मिल रहा। इनकी अपनी फिल्में हैं जो अपने लेवल पे बनती है। अभी ये बहुत अच्छा उदाहरण था, अभी आई ना आर्चीज। भैया मैंने आज तक नहीं पढ़ा, अब क्या मैं चंपक पढ़ी है, क्या करूं, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। नंदन सुमन सौरभ नंदन चंदा मामा जो पढ़ रहे हैं, आपके लिए आर्चीज रिलेटेबल है। और अब ये एक वो होता है ना, हम फिल्में बनाते हैं, कोई डायरेक्टर होता है तो वाले कल्ट की अपने लिए बनाता हूं, तो भाई रिलीज मत किया कर फिर पीवीआर में, देख लिया करो। लेकिन असली में अपने लिए ये लोग बनाते हैं, वाले आर्चीज जैसे दिल धड़कने दो, अब आदमी देखे ना मिलेगी दोबारा, पूरी फिल्म है। उसमें क्या है, उसमें उनके प्रॉब्लम ही अलग स्तर की है। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की क्या हो रहा है भैया, पति पत्नी है, पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा है, पति को अपनी एक्स याद आ रही है, उनके जो माँ बाप हैं उनके अफेयर कहीं और चल रहे हैं। यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ओ माय गॉड, ये 1000 करोड़ का एम्पायर कौन संभालेगा। अब भैया हम तो रिलेट नहीं कर पा रहे इससे, उनके लिए वो हिट है। पर आप ये चीज सोचो, आप ऑडियंस के लिए जो फिल्म वाली बात करते हो ना, आप दिखा लो हर चीज। आपकी हिम्मत हुई वो थिएटर रिलीज करने की, आपने ओटीटी रिलीज किया क्योंकि आप जानते थे उस फिल्म में तो खैर और भी कई रत्न है एक्टिंग के स्तर पे, उसमें ज्यादा बोल नहीं सकते, शाहरुख जी बुरा मान जाते हैं। उन्होंने ट्वीट में रिप्लाई कर दिया था किसी को, अच्छा। उनके अंदर का क्या कहेंगे उसे, पिता जाग गया था, वो वाला अल्फा मेल उनके भीतर का जाग गया था। तो उन्होंने उस पे एक्टिंग को लेकर के, अरे आप ऐसे कैसे कर रहे, तो ठीक है भाई तुमको, और उस पे एक्टिंग को लेकर बहुत जो ऐसे नाचती है ना 3 बार, इसी चीज की चर्चा हो रही है कि भाई मतलब क्या दिखा रहा है, मतलब क्या तुमने दिखा, और उनके लिए वो नॉर्मल है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये जो हिंदी जो बोल रहे हैं ना, ये सही बोल रहे हैं, ये नहीं बोल पाते हिंदी। ऐसे लोग, ऐसी फिल्में बनाने वाले, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे इससे कि ऐसे कैसे यार। अब इसने एक और चीज दिखा दी, इसने देश का सबसे अमीर आदमी, उसका बच्चा ऐसा दिखा दिया एनिमल फिल्म में, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। इनको कहीं ये लग रहा है, कहीं इनसिक्योर तो नहीं हो रहे कि कल को भाई हमारे बच्चे भी एकदम कुल्हाड़ी लेके अर्जुन वेली। तो वही ये लोग रिलेट नहीं कर पाते, कैरेक्टर ऐसे पाए जाते हैं, हमारे ही समाज में रहते हैं। वही, और फिल्म भी ऐसा नहीं है कि हर जेनरिक विषय पे नहीं बनती है फिल्म। हम एक मंडेन सा किसान है, खेती कर रहा है और कुछ आगे हो गया, ये कौन देखेगा इस तरह की फिल्म। फिल्म हमेशा ही कुछ आउटस्टैंडिंग होगा या उस तरह का पात्र होगा कि इसमें अलग क्या है। अब एक कहानी है मेरे ही गांव की, उसके घर के 3 लोगों को और उसकी 4 भैंसों को मार दिया था एक दूसरे कास्ट के लड़के ने आके। अब वो 13 दिन उनका जो दाह संस्कार है वो करने के बाद, वो अंत्येष्टि के बाद 13 दिन वो बैठा रहा, उसको सबने शांत किया कि भाई तुम ये सब मत करो। रात्रि भोज होता है 13वीं का,
घोड़े पे बैठता है, गंगा जी क्रॉस करता है, जाता है उसके घर में, और उसके घर के मुझे लगता है 7-8 सदस्य, हम लोग की तरफ बथान होता है, घर से अलग होता है जहाँ पे मेल मेंबर्स, दालान और बथान होता है, तो उस पर सोते हैं। उसने गड़ासे से कद्दू की तरह 8 लोगों को काट दिया ऐसे करके। तो ऐसा कैरेक्टर है, इस पे फिल्म बननी चाहिए और इसी तरह पे फिल्म बनेगी। ये नहीं कि मेरी भैंस थी वो चढ़ गई घास जाके, तो भाई इसमें है क्या? तो तुम पैट्रियार्की कह लो या जो कह लो, वो संदेश आपके भीतर लेने। खैर दूसरे पे चलते हैं। इस्लाम को जिस तरह दिखा है उससे भी लोग जो है उसको दुखी हो लेकर गए। देखिए, निर्देशक तो कह रहा है ना कि भाई मैं तो नहीं दिखा रहा ना। असली में ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक बहुत पहले बाहर का ही कोई वो था कि असली फिल्म क्या होती है ना, वो केवल निर्देशक जानता है, यानी कि लेखक और निर्देशक। बाकी हम लोग केवल स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, सिंबॉलिस्ट ने ये कहा होगा, वो कहा होगा, ये कहा 50 लगा। ऐसी ऐसी बनी है डॉनी डार्को जैसी फिल्में, वो तो आज तक एक्सप्लेन ही हो रहे हैं, उनके नाम पे वेबसाइट है पूरी पूरी, लोग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं जाके। तो कहने को तो निर्देशक ने कह दिया, उन्होंने तो पूरा एक तरीके से पल्ला झाड़ दिया, एकदम गुड कॉप खेल गए वांगा कि नहीं मैंने तो नहीं बोला भाई, मैंने कौन से फिल्म के आखिरी फ्रेम को लेकर और इस वाले मूवमेंट को लेकर भी कि इस्लाम वाले पे कि आपने जान करके उसे वो दिखाया, मे भी दिखाया हो। क्योंकि अगर हम नॉर्मल कहानी के हिसाब से चले, कोई आवश्यकता नहीं थी ना उसकी विदेश जाके मतलब मत परिवर्तन करने की, बट उसने दिखाया। बट अगर हम उसको ऐसा लेंगे ठीक है ये इस्लामिक वो दिखाना चाहता था, क्या पता वो उसकी क्रूरता इस तरीके से दिखाना चाहता हो कि उसकी 3-3 पत्नियां और उसके बाद वो उस तरीके से मारपीट कर रहा है। और एक्चुअल वही एक तरफ के अल्फा मेल का पैरेलल भी दूसरा अल्फा मेल दोनों भी साइड को है, बिल्कुल वो भी है, और वो डेफ है, म्यूट है, मतलब बोल नहीं पाता है। और उसको भी वो वाला सीन है ना जो धीरे धीरे उठता है, वो डायरेक्टर वही कह रहा होता है कि दोनों सेम हैं, इनहेरेंटली भीतर से दोनों ही सेम है और एक ही खून है उस फिल्म में उस तरह से। वहाँ पे हाँ ठीक है, बाद में बोला कि उसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई तो तुम जो है 3 शादियां क्यों दिखा रहे हो, तो बोला कि हम तो 8 बच्चे और 3 शादी दिखाना चाहते थे, लेकिन उस पर बवाल हो रहा है। और जब संजय दत्त जो है चाबुक लेके और गीता लेके और रुद्राक्ष लिए त्रिपुंड लगा, ध्यान भी नहीं गया लोगों का, ध्यान नहीं गया पूरा। अभी ही मुझे लग रहा है कल या आज मैं देख रहा था, स्मिता जी का पॉडकास्ट है एक राइटर के साथ, निज़ाम या कुछ नाम है उसका, वो बता रहा है कि हिंदुओं को पर्पसफुली बॉलीवुड लगभग पिछले 50-60 वर्षों से जानबूझ करके उस तरह से दिखाता है। हम भी देखते हैं पंडित जो व्यभिचारी हो गए, लाला जी जो है वो पैसा चूसते हैं और ये सब करते हैं। हर चीज़ जो हम रेवेयर करते थे या हमारे समाज में उसकी एक पहचान है, उसको लेकर के उन सब चीज़ को नेगेटिव भाव में दिखाना। और अनाथालय कौन कर रहा है? एंथनी गोंजाल्वेज। मदद कौन नहीं, कर ये रहा तो है? वैसे सही है, ये वाला सही है अनाथालय। इसका कारण है ना, हम बताते हैं वो चावल देती थी ऐसे, मदर टेरेसा कितनी अच्छी हैं, अनाथालय वो ये वाला सही है। बट अनाथालय के अंदर क्या चल रहा है ना, वो दिखाने की हिम्मत नहीं हुई कभी। वो भी बाहर के लोगों ने दिखाया एक, जिसके ऊपर पूरा ये मैं नाम बोल रहा हूँ, 2 फिल्म है, स्पॉटलाइट है और एक स्पॉटलाइट, द पोस्ट है शायद, मतलब दोनों ने। हाँ, उन्होंने अंदर का दिखा दिया ना कि क्या चल रहा है चर्चेज में कैथोलिकिज्म के नाम पे। एग्जैक्टली। हाँ, चर्चे से याद है चर्च पे भी, चर्च को लेकर के और मैं तो कहूंगा दैट्स स्मार्ट डायरेक्शन। इस आदमी ने जिस तरह छू करके निकाला ना, मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं, देखना चाहता हूं ये क्या कर, क्योंकि जब आपका इस तरीके का पात्र होता है, वो है ना एनिमल, तो वो जाएगा, उसको कोई बोल रहा है कन्फेस कर ले, कहता है ठीक है करता हूं। मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे सबकॉन्शियस में, मैं भाई ये कन्फेस करेगा और वो क्या, वो ये है ना एक अच्छे निर्देशन की पहचान कि वो स्क्रीन के पीछे ले गया सारी चीज। उस सीन को हटा ही दिया, आता है आपका प्रोटैगनिस्ट और बोलता है अरे वो उल्टी करने लगा। और ये भी बहुत स्ट्रांग एक वो था कि देखा जाए तो जो आपके ये फादर बनते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, अबे तू रॉ इमोशन झेल नहीं पा रहा भाई, उल्टियां करने लगा तू। तो ऐसे लोग किसी का क्या, वो कहते हैं ना कि ढांढस बांधेंगे कि आपको एक तो यहाँ क्षमा मिल जाती है, शायद उनके यहाँ मिल जाती होगी, तुम क्या होते हो क्षमा देने वाले? तुम जब असली चीज को नहीं पहचान पा रहे हो। तो वो एक्सपर्ट बहुत अच्छा है। और अच्छा वो करा, एक सिगरेट वाला भी सीन था शायद, वो करा नहीं उन्होंने वहाँ पे, इसको लेकर के तो हाँ इनका बनता था थोड़ा आहत होना। और अच्छा उस पे आहत नहीं हुए थे? ये कौन सा सीरीज था जिसमें मांस खाते हुए दिखाया था मंदिर के बाहर? हाँ, पाताल लोक, पाताल दिखाया था, मांस खा रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है तो कान पे जनेऊ बांध रहा है। मतलब ये जबरदस्ती की चीजें हैं,
कुतिया का नाम सावित्री, जो जिनको हम सती सावित्री करके वट सावित्री पूजा करते हैं, उसका नाम एक कुतिया को दिया गया। और वो भी रैंडम, ऐसा नहीं कि आपने किसी को प्रेम से उस तरह का नाम दिया है। तो ये सब बताता है, दैट इज फाइन। वही इसीलिए तो वो लोगों को जो है और इस पर आलोचना होती है तो इनके तर्क आते हैं कि फिल्म है, फिल्म की तरह लो। फिल्म, हाँ, अब इस पे तो भी हवाला सुन लो ना, तुम फिल्म नहीं, ये तो रियलिटी है। इस्लाम इस तरह से भाई प्रोपोगेट हुआ है, इस तरह से इस्लाम में अभी भी पॉलीगेमी है, लोग शादी कर रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट ना। हाँ, इनको ज्यादा समस्या है। हाँ, वो मुस्लिम को इस बात से कोई समस्या नहीं है। उसको तो लगेगा हाँ भाई अबरार भाई ने पेल दिया, मार दिया, उसके ऊपर छाती पे सो के साला सिगरेट पी रहा था, अबरार भाई जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद, वो बोल देगा। इतने में ही आदमी खुश हो जाएगा। और जब वो जिप खोल देता है, जब उसको बोलता है कि भाई खत्म करते हैं जिप खोल, तब तो एकदम मस्त हो जाएगा मुस्लिम। लेकिन हाँ, ये क्रिटिक सबको मुस्लिम के बिहाफ पे जो है दुखी होना वो रहता है। फिर जो है गौमूत्र का कि मैंने कभी यज्ञ में या इस तरह में पीते हुए गौमूत्र नहीं देखा है कि किसी को पिलाया जाता है। सामान्यतः मुंह तो वहाँ पे जूठा नहीं ही किया जाता है। हाथ से भी आप अर्पण करते हैं, उसका आचमन आपको करना पड़ता है कि आपने अर्पित जो किया तो वो भी एक तरह से अब फिर से वॉश कीजिए अपने हाथ को। वहाँ पे गौमूत्र का शॉट पीते हुए दिखाना बिग बीफ गाय को, ये मुझे लग रहा है कि उसके रामायण की तैयारी चल रही है आने एटलीस्ट अगर वो उसके लेवल पे दिखाता कि घाव हुए हैं वो सब के लिए उपचार है, बाद में दिखा देता ना तू। नहीं, इसके ऊपर अगर मैं बताता हूँ ये लोग क्यों इतना इनकी पीड़ा का है ना, पॉलिटिकल है रीजन। एग्जैक्टली। संदीप रेड्डी वांगा इज मोदी सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर आप कह सकते हैं। उसने कहीं यहाँ पे खुल के नहीं कहा है ना, उसने डिनाई किया है। एक मेरे ख्याल से सीए के समय का था, जब सारे एकदम इनके अंदर का वो जाग गया था ना कि एस्टेब्लिशमेंट को वो करते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट में वहां पे स्पीकिंग जौहर और चोपड़ास को नहीं कर पाते हैं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ करते हैं। तो सारे ट्रूथ टू पावर बोल रहे थे मुंह से, वो आदमी आर्ट से बोलता है। तो उससे पूछने लगे कि आपका इस पे क्या टेक। तो मेरे ख्याल से इनका एक स्टेटमेंट था कि हाँ भाई डिसीजन है ना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मेरा, आई ट्रस्ट माय प्राइम मिनिस्टर, सो आई ट्रस्ट द डिसीजन, सिंपल। इतने से इतना वो हो गया, ऐसे कैसे ट्रस्ट कैसे कर दिया तुमने मोदी को ट्रस्ट। एक तो ये था, एक मेरे ख्याल इसको फरहान अख्तर टाइप बोलना चाहिए। हाँ। इतने सारे लोग आए हुए, ऐसे ही थोड़े ना आए होंगे, किसी काम से आए होंगे, पता नहीं है मुझे, पर मैं करूंगा स्पीक ट्रूथ टू पावर। दूसरा एक मुझे याद है इनका एक पोस्ट था जो 5 अगस्त का था शायद से, कि राम मंदिर शिलान्यास जब था तो उनमें दिया, उस दिन था या मेरे ख्याल से जब कोविड के समय में वो था, सबको दीप जलाना था डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ इन सब के लिए। तो उसमें ये आदमी बहुत कम सोशल मीडिया पे रहता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम। फिल्म के समय भी देखेंगे, इसने बोला भी एक इंटरव्यू में कि मैंने केवल आरजीवी का जो है अपना पोस्ट किया, मैंने रिव्यू, मुझे धतूरा मतलब नहीं है किसी से कौन क्या लिख रहा है, क्या चाहे मेरे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, मैंने नहीं किया। उस आदमी को मैं मानता हूं तो क्या। तो ऐसा आदमी जो बहुत कम पोस्ट करता है, तो उसने एक नॉर्मल कुछ नहीं लिखा, उसने दिए का फोटो पोस्ट डाल दिया। तो ये है असली जलन। ये लोग होते हैं पर्सनल, कि तेरा पॉलिटिकल बिलीव्स क्या होंगे उसके हिसाब से हम तुझे जज करेंगे। और कहीं ना कहीं कबीर सिंह का भी जो सक्सेस है, जो पहले अर्जुन रेड्डी है ना, अर्जुन रेड्डी, उसका हिंदी रीमेक, तो इन लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह से चलेगा, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ये सब का के कबीर सिंह का भी जो सक्सेस था वो भी कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये फिल्म साला चलेगी। इनको पता था, हाँ, इनको पता था, इसलिए ये पहले से ही जो है वो फील्डिंग जो है वहाँ सजाते हुए दिख रहे थे। स्वास्तिक स्टील को दिखा लिया, आगे में बोल दिया कि भाई इसका बताओ, हमारा स्वास्तिक अलग है, हिटलर से थोड़े न लेना देना है, ये स्टेटमेंट भी है उसमें। फिर क्या कहते हैं, शादी इसने मंदिर में की है, भाग के भी किया है, लेकिन मंदिर में किया है। तो ये सारे मोटिव्स जो मुझे लगता है कि उनको ऑफेंड किया। और एक सबसे ज्यादा ऑफेंड मुझे लगता है जो बोला आपको मेंटल हेल्थ वाला नहीं चल रहा था, ये सब कुछ वहाँ पे उसने बहुत लोगों के मतलब पेट पे लात मार दी। ये वाला मतलब मैं निजी स्तर पे तो लिखता रहता हूँ, लेकिन मैं ठीक है, लोगों के प्रोफेशन होते हैं कई तरीके के, मेंटल हेल्थ। आजकल उस चीज को मजाक बनाया गया है, ये कितनी गंभीर समस्या है, और बनाया भी इन्हीं सितारों ने है। जैसे फेमिनिज्म को फेमिनिस्टों ने बर्बाद किया, उसी तरह डिप्रेशन को ये सेलेब्स ने जो है खुद ही बर्बाद कर दिया है। ये तरीका बन गया है अपना एक, भाई फर्जीवार अटेंशन। तुमने ड्रग एडिक्ट से शादी करी है और तुम कैमरे के आगे आके
मुझे डिप्रेशन था, तो नाम क्या लेना, लोगों को पता ही है कि डिप्रेशन। वही मैं पहले भी मैंने बोला है शायद किसी पे, जिनको होता है पता नहीं चलता। चेस्टर को था, वो मर गया। हाँ। रॉबिन विलियम जैसे आदमी को कोई सोच सकता था डिप्रेशन होगा? दुनिया को हंसा हंसा के वो मर गया। तुमको हो रहा है कैमराज के लिए, तुमको हो रहा है प्रोडक्ट बेचने के लिए। हेथ लेजर जो जोकर बना था वो जो है। अब इसमें एक और चीजें हैं कि आप जो चीजें आपने भी कही कि अननेसेसरी थी, ये सारे पार्ट्स नहीं भी होते फिल्म में, फिर भी ये फिल्म मतलब फिल्म की कहानी पे कोई असर नहीं पड़ता। अब इसी मेरा एक टेक ये है कि इन सब को अगर निकाल भी दिया जाए ना, तो वो लोगों को अपील करने वाले बहुत सारे विषय हैं इस फिल्म में, और अगर वो निकाल दिए जाते, जिसमें से एक जो है, जब सबसे पहले वो रश्मिका और इसका जो है मैचअप होता है, एक फ्रेम में दोनों दिखते हैं, चुम्मा ले लेता है परिवार के साथ, किसिंग सीन परिवार के सामने, वो तो कहते हैं गजब, ये होता है ट्रेडिशंस को तोड़ना, ये होता है आप जो है बहुत बढ़िया, मतलब प्रोग्रेसिव वैल्यूज। फिर क्या कहते हैं, अपनी बहन को भाई बोल रहा है कि इसको छोड़ दे, तू अभी जवान है, स्ट्रांग है, सुंदर है, तू शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। जोया के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चल रहा, किसी भी पर्पज से चल रहा हो, लेकिन वो वाला हो गया। अनिल कपूर लगातार अपने बेटे के उस एटीट्यूड को मतलब डिनाउंस करता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर ये सब चीज़ रहती और जो बाकी वाला, तो ये लोग कहते कि इससे बढ़िया फिल्म तो बन ही नहीं सकता है, ये मास्टरपीस है इंडियन फिल्म मेकिंग का, एंड देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दिस पर्टिकुलर फिल्म। नहीं, ये तो है। और मुझे तो एक और जगह लगा था जब मैं देख रहा था, जहाँ पे केदारनाथ मंदिर दिखाया ना, जहाँ पे उसने शादी की है, फिर केदारनाथ नहीं है, उसी तरह का है, पहाड़ों में उस तरह का मंदिर। तो मुझे नहीं याद कि ये वाली ये शूट पहले हुआ होगा, बाद में आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी थी जिसमें एक कपल ही है, वो लड़का और लड़की, केदारनाथ में वो लोग हक कर रहे थे या प्रपोज किया था, उसको लेकर के कई लोग बड़े वो हो गए थे, ये कैसे, जबकि उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कपड़े उन्होंने गलत पहन रखे हो, मंदिर से बहुत दूर और बैकड्रॉप में शादियां होती, तो प्रपोज करना गलत कैसे हो गया जब शादी हो सकती है मंदिर में? तो और साड़ी पहने हुई थी लड़की, वही तो ना कपड़ों में कोई समस्या, वही है ना। एक है समूह ट्रेड्स का भी जो उनको लगता है कि वो बताएंगे कि कैसे चलना है। तो यहाँ पे भी एक सीन था जिसमें वो लोग शादी करते हैं और उसके बाद एक शायद किस सीन वहीं पर है मंदिर से उसी तरह एक बैठ करके तो शायद ये सीन बाद में शूट हुआ है, उससे सिंबॉलिक उस घटना से प्रेरित है या ना भी हो। तो मुझे लगा था कि देखा जाए तो इस पे भी आहत होने को राइट विंग आहत हो सकता है, और ये लोग इसको प्रोग्रेसिवली दिखाएंगे कि तो क्यों नहीं देखा, तुम मतलब मंदिर को नफरत की जगह बनाना चाहते, यू आर द वंस, तुमने तो बाबरी पे जय श्री राम का मंदिर बनाया, तुम नफरत वाले हो। तो बेसिकली इस फिल्म से मुझे लगता है कि वांगा क्रिटिक्स को वही कह रहा है जो इलॉन मस्क ने एडवर्टाइजर्स को कहा कि गो फक योरसेल्फ, और वो भी एक बार नहीं 3-4 बार कि गो फक योरसेल्फ, यही वांगा कहते हुए दिखते हैं। टेरेंटिनो का कितना प्रभाव दिखता है? टेरेंटिनो का 2 या 3 जगह, म्यूजिक पे तो सबसे पहली चीज, एक तरीके कितने 6 गाने हैं मेरे ख्याल से फिल्म में, 6 ऐसा, जिनमें से 3 तो उठाए हुए, मतलब उठाए इन द सेंस एक मराठी, एक पंजाबी, अर्जुन वेली भी ईरानी, और दूसरा बदला ने निभिए वाला की दुनिया जला देंगे। ये भी एक टप्पे, पंजाबी टप्पे चला करते थे, जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा सिंह का एक बहुत पुराना। उसके बाद ये ट्रेंड में आया, उसके बाद एक लैम्बोर्गिनी चलाए जान दे, उसी ट्यून पे है ये गाना, उसी पे ये वाला बना है। अर्जुन वेली के लिए तो ये आदमी बता रहा था कि जो उसके आर्टिस्ट है, कोई नहीं जानता उस आदमी को, भूपेंद्र बब्बल नाम है उसका। ये गाना यूट्यूब पे पड़ा था और कुछ 300 या 500 के आसपास उस पे व्यूज थे। ऐसा गाना, मतलब कोई जैसा फिल्म में डला है, थोड़े बहुत बीट्स हटा दे, तो बिल्कुल ऐसा ही गाना था, इन्हीं बोल के साथ वो पड़ा था। तो इसने देखा होगा रिसर्च के समय, तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा, मतलब फाइट सीक्वेंस में वॉरक्राई की तरह चल सकता है। उसने कांटेक्ट किया उस आर्टिस्ट से, वो कनाडा या यूएस कहीं पे था, वो आया, उसने खरीदा टी सीरीज ने गाना ये वाला प्रॉपर्ली, वो डाला गया फिल्म में। उसके बाद तीसरा जो बैंड का एक ट्रैक है जो रणबीर कपूर के एंट्री पे बजता है, अच्छा, वो एक थ्योरी बैंड है, उन्होंने भी ये गाना पहले मतलब एक ट्रिब्यूट की तरह रहमान को, जो लोग कवर बना के डाल देते हैं यूट्यूब पे, उस तरीके से डाला हुआ था। वो भी इनको ऐसे ही मिला और उसको लगा यार, क्योंकि आप देखिए ना रणवीर की एंट्री पे वो गाना एक बज रहा है कि छोटी सी आशा, मतलब मुझे तो मेरा उम्मीद था कि यहाँ पे वो बज सकता था, वो जो आमिर खान वाला पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ जाता भी, वो नहीं। उसके बाद बजता है भारत हमको जान से प्यारा है, उसकी टोन,
और उसके बाद रोजा वाला जो गाना बजा है वो लग रहा है कि स्क्रिप्ट के साथ उसकी वहां कोई नीड नहीं थी। बट ये देखा गया है साउथ इंडियन सिनेमा में कि जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं, अब जैसे ये बैंड है, कोई नहीं जानता इन लोग को, इनको पुश करना अगर अच्छा काम किया है तो। ऐसा ही मराठी गाना, वो भी पुराना गाना पड़ा था डॉल्बी वाले, वो अजय अतुल का गाना है, तो देखा जाए तो आधे से ज्यादा बीजीएम उठाया हुआ है दूसरों का। तो ये परफेक्ट टेरेंटिनो का वो था कि उसने पल्प फिक्शन जो बनाई थी उसमें आधे से ज्यादा रेफरेंसेस उठाए थे गानों के लिए। हाँ, पल्प फिक्शन भी है, बाकी भी फिल्मों में उसका ये रहा। उसके इंटरव्यूज भी हम देखते हैं, उसमें बोलता है कि नहीं, मुझे कोई पीस म्यूजिक का अच्छा लग जाता है तो फिर मैं सोचता हूँ उसको कहाँ पे मतलब फिट पुट करूँ किया जा सकता है। तो उस तरह से भी एक तो म्यूजिक का रीयूज है, दूसरा जो ये जो स्मॉल टॉक होता है ना कि रैंडम बातें कर रहे हैं। पल्प फिक्शन में तो मुझे लगता है कि 3-3.5 घंटे की वो भी फिल्म है, उसमें आधे टाइम तो बकवास ही चलता रहता है। मतलब आदमी बोर हो जाएगा, जिसको मतलब जो उस तरह से फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं करता है कि नहीं हमें देखना है। उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी, अगर हम पल्प फिक्शन की बात करें, कि आदमी जा रहा है मारने के लिए, किसी को गोली मारने के लिए जा रहा है, बात कर रहा है कि तुमको पता है इसको क्या है, रॉयल चीज़ कहते हैं, इस तरह से बकलोली और फुट मसाज कौन देता है एक दूसरे को। वहाँ पे अंडरवेयर के टेक्सचर की बात कर रहा है रणवीर अपने जीजा को मारने के बाद। एक तो जीजा को मारा है, उसके बाद वो खाना खा रहा है, वहाँ वही सीन है ना जीजा को मारने वाला, और वहाँ पे बात कर रहा है कि अंडरवेयर का टेक्सचर। नहीं, ये वो वाला जो अब एक्सपेक्ट देखिए, उसमें तो मैं उस सीन को मैंने जब शुरू में देखा तो पहली बार तो समझा कि ये क्यों है। फिर एक अलग फेस पे जाके वो फिल्म देखी है, इसके बाद की सिनेमा को लेकर मैच्योरिटी आई, तो उसमें देखा जाए तो वो दोनों असैसिन्स ही थे, वो यही काम करते थे। तो उसके ये दिखाने का हो सकता है प्रयास हो निर्देशक का कि इनके लिए किसी की हत्या कोई बड़ा काम नहीं है, वो जॉब की तरह है। एग्जैक्टली हम जॉब पे जाते हैं, सुबह कोई गाने चला लेता है, कोई एफएम चला, अपनी बातें करते हुए, चाहे वो कितना भी कुछ भी काम करना है उन्हें, कितना भी कोई कहे, जैसे हम अपनी बात कर ले ना, हमारा जर्नलिज्म का कोई ऐसा, हमें कोई ऐसी खबर चलानी है कि भाई बड़ी वैसी वाली खबर है, मतलब आहत करने वाली है, मतलब सेंसिटिव खबर है, सुबह घर से हम निकलेंगे, हमें पता है खबर चलानी है जाकर के, अब होने को तो हमें बहुत आहत, घर से एकदम डिप्रेस हो जाना चाहिए, बट वो नहीं, क्योंकि मेरा एक काम है भाई। तो ऐसे ही उनका वो काम था, वो अपनी नॉर्मल बातें करके, हाँ बर्गर को क्या कहते तुम्हारे यहाँ, तो ऐसे ही वो जो रणबीर कपूर का पात्र था ना, वो ऐसा ही है, उसको मारने से फर्क नहीं पड़ता किसी को, मुझे मारना था, वो जीजा हो या कुछ हो। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे लगी, वो आप बताइएगा आपको लगी कि नहीं, कि मुझे ये गॉडफादर से भी इंस्पायर्ड लगा। हाँ, वहां पे भी जीजा की हत्या करी थी उसने। हाँ है, देखो ऐसी फिल्म जब पावर स्ट्रगल कहीं पे भी किसी फिल्म में दिखेगा तो उसमें जो तुम्हारा क्लोजेस्ट भी है, एक तो उसके लिए फादर सबसे मतलब अल्टीमेट था कि तुम इसको टच नहीं, तुम हमको जो करना है, पूछना है, मारना है, हमको मार लो, मेरे बाप पे कोई नहीं जाएगा। तो उस चक्कर में वो अपने भाई, जो सोनी नाम रहता है उसके भाई का, उसको भी मार ही देता है अंत में, जो पता चलता है कि ये जो है प्लॉट कर रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे जीजा प्लॉटिंग कर रहा था तो उसकी हत्या करता है। तो ये कहीं पे भी, कई जगहों पे, बहुत सारे फिल्मों में मिल जाता है कि जो आपका सबसे क्लोजेस्ट रहेगा और जिस पे आप शक नहीं करते हैं उसके, तो उसको मारने को मार सकता था गोली भी, उसको तड़पा तड़पा के जिस तरह से वो मारा है एकदम से, और वो सीन बहुत अच्छे से, और अंत में गोली भी मारी है। हाँ, बाद में मारा कि वो कंफर्म। एक वही होता है ना कि कैसे डिपिक्ट करते हो, जो बिल्डअप भी हम देखते हैं उसका, या फिर वापस पल्प फिक्शन में जाऊंगा कि एक नॉर्मल जो डायरेक्टर होगा ना, जो थ्रिलर, उसका काम ये थ्रिलर बनाना, वो क्या बनाएगा कि मतलब वो अलग स्टेट ऑफ माइंड में है, वो जा रहा है एकदम फोकस्ड है, उसको मारना है, इस तरह से बात कर रहा है, प्लान कैसे होगा। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, अपना रॉयल चीज़ खाते हुए कार में जा रहा है और जाके फिर जो है पेल देना उसको, मदर फकर, से दैट अगेन, से व्हाट, तो वो वाला। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि वहीं कहीं ना कहीं वो है कि उसको करना है, ठीक है, मारना है, मार दिया भाई, हो गया काम, अपना खाओ पियो, अंडरवेयर का टेक्सचर पे बात करो, फिर चलो। उसके लिए वो नॉर्मल था। नहीं, इस सीन के ऊपर ये लिखता भी है, जो अपनी बहन को हक करने वाला जो सीन है उसका, यहाँ पे इसने एक फिल्म मेकिंग का एक उदाहरण बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। मुझे याद है साइको का एल्फ्रेड हिचकॉक बताता था थ्रिलर में कि थ्रिलर लिखने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक आपका स्क्रीन पे चल रहा है, एक आपके जो लोग देख रहे हैं। आपको कोई चीज इंट्रोड्यूस करानी है कि
आपकी ऑडियंस को पता है, आपके पात्र को नहीं पता, पहली चीज हो गई। दूसरा है कि आपके ऑडियंस को भी पता है, पात्र को भी पता है, वो नॉर्मल सीन सिनेरियो हो गया। तीसरा ये हो गया कि पात्र को पता है, ऑडियंस को नहीं पता, लेकिन इसमें ऑडियंस को पता नहीं तो ये तो सिनेरियो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो दो ही होते हैं। यहां पे देखा जाए तो जो वो सीन था जिसमें वो अपनी बहन को हक करता जाएगा, उसको पता लगता है कि प्लॉटिंग कर रहा है, हम ऑडियंस को पता था क्योंकि वो सीन पहले, जो टाइमलाइन उस तरीके की चली है ना नॉन लीनियर, वो पहले हत्या कर चुका है, हमें पता है कि हत्या हो चुकी है। उसके बाद वो जाके बहन का, वो वांगा ये बताता है कि ये मोस्ट क्लैप्ड सीन है फिल्म का, और वो इम्प्रोवाइज्ड था। अच्छा। वो कहता है ये हक करने वाला सीन हमने 5 मिनट पहले ही इम्प्रोवाइज किया था, कि उसने कहा कि यार कुछ मिसिंग लग रहा है, तो तू जाना हक करना, क्योंकि उस मोमेंट पे वहां प्रेजेंट किसी को नहीं पता कि क्या सुना है इसने। वो जाकर के कि यार ये कौन आदमी था, डुप्लीकेट था, बाप भी नहीं था, वो क्यों कर रहा है भाई, क्या सांत्वना दे रहा है। आपके प्रोटैगनिस्ट को पता है कि मैं क्या करने वाला हूं, और आपके ऑडियंस को पता है कि क्या हुआ है जिसलिए कर रहा है। मैं ये हम लोग बाद में चर्चा करने वाले थे, उसके दिमाग में वो नेगेटिव्स जो आते हैं, वो दिखाया कि उसने जिस तरह से हत्या की उसके दिमाग में वो चल रही है फिल्म, और वो नेगेटिव में चल रही है, जो पॉजिटिव नेगेटिव फिल्में होती हैं ना उस तरह से। तो वो अलग तरह से इन्वर्टेड कि उसने देख लिया है कि इसका करना क्या है मुझे, ये लोगों को पता है और घर वालों को ऑब्वियसली जो है उस तरह से नहीं पता है। ये भी एक स्मार्ट एडिटिंग है कि किस तरह से आप टाइमलाइन बनाना। हाँ। और ये फैमिली को लेकर के एक और चीज, ये भी इसमें एक वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला फैमिली तो नहीं, लेकिन हाँ एक फैमिली फैक्टर यहाँ भी है। एक छोटा सा एक सीन था जिसमें आप देखिए कि उसका दादा है, बट वो आता है जब क्लीन शेव होकर के, बाल बाल कटा कर अपने पिता के जन्मदिन में, उसका जीजा आने लगता है फैमिली फोटो के लिए, तो बोलता है कि नहीं पापा हम लोग तीनों फोटो लेंगे। देखा जाए तो ये फैमिलीज में होता है, हम इंडियन फैमिलीज की बात करें, क्योंकि जीजा आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है, चाहे जीजा हो और फूफा, इनके ऊपर चलो जोक दुनिया जान के बने हैं, बट द पॉइंट इज कि हाँ भाई वो फैमिली का पार्ट यही लोग हैं। अगर आप मैन ऑफ द फैमिली की बात करें, आप नहीं आते, आप अपनी में खिंचाओ भाई जाके। तो रणबीर का देखिए पूरे उसमें एक इमोशनल वो जुड़ा हुआ है कि यार ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, तेरा पति है ठीक है, वो पापा बोल रहा होता है तो उसको ये भी है कि पापा क्यों बोल रहा है, इसके पापा थोड़ी है, तेरे पापा है, मेरे पापा है। और उसका एक अगला एस्पेक्ट भी दिखाया, जो उसका दूसरा जीजा आता है वो सर बोल रहा था, उसको सर कह के एड्रेस कर रहा था। तो ये एक मतलब देश के सबसे अमीर आदमी का बच्चा होते हुए ये उसके अंदर, चाहे वो मिडिल क्लास कहें या इंडियन वैल्यू फैमिलीज की जो वैल्यू होती है वो वाला दिखाया गया एंगल, कि भाई उसके लिए फैमिली अपनी की ये मेरे लोग हैं, और ये वही चीज है। ये भी थोड़ा सा रॉ है, लोग समाज में दिखाने के लिए कि नहीं सब अपनी, हमारा कुटुंब एक ऐसे नहीं होता, सबकी एक फैमिली में चुने हुए होते हैं कि हाँ ये अपने लोग हैं, बाकी वो देखा जाएगा। तो ये भी एक रॉ फॉर्म था दिखाने का। और एक जो वही टेरेंटिनो की जब हम बात कर रहे हैं, टेरेंटिनो का भी डिपिक्शन जो होता है नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग मोरालिटी होती है सोसाइटी की, उसको ऑफेंड करने के लिए होता है। जैंगो अनचेन्ड में उसने इतने बार निग्गर शब्द का यूज किया, और जिस तरह से डिमीनिंग वे में ब्लैक्स को। अब बात वही आती है कि जब यार उनके साथ वही होता ही था तो और कैसे दिखाएगा उसको, पॉजिटिव वे में आप दिखा कैसे सकते हो भाई। ब्लैक्स के साथ चाहे 12 इयर्स स्लेव मूवी जो है वो है, उसको उनके साथ उसी तरह से व्यवहार होता था, तो निग्गर को तुम क्या और बोल लो। नहीं वही आ गया ना, दिव्यांग जनों बोल। हाँ वो मतलब आपका निर्देशक, आपका लेखक वोक हो जाएगा, वो असल चीज नहीं दिखा। अभी हो रहा है ना, अभी देखिए ना मार्वल क्या कर रहा है, हो रही आलोचना की तमाम, मरमेड वहां पे ब्लैक कर दी, मतलब मरमेड क्लियोपैट्रा ब्लैक हो गई। एक कोई शार्लोट, क्वीन शार्लोट थी, उसको ब्लैक बना दिया है। मतलब हर चीज अलग लेवल पे वो लोग, उनको लग रहा है कि मतलब ये दिखा करके, अभी गेम मेरे ख्याल से क्या है, उसमें ब्लैक कैरेक्टर्स हैं जानबूझ के। हाँ। जितने एक तरीके से मत समझिए कि मैं दिल्ली दिखाऊंगा, कहीं पे मुझे दिल्ली दिखानी है तो दिल्ली में मैं अनुपात देखूंगा ना कि हाँ भाई इतने पंजाबी रहते हैं, इतने बनिए रहते हैं। जैसे मैं चांदनी चौक जैसा इलाका दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कि हम मुसलमान हैं जो धंधे वाले हैं, बनिए हैं जो धंधे वाले हैं। मैं पंजाबी बाग या ऐसी जगह दिखाऊंगा खाने पीने के सब सरदार या पंजाबी ज्यादा रह रहे हैं, उस अनुपात में दिखाऊंगा ना। मैं दिखाने लगूं कि दिल्ली का पंजाबी बाग का इलाका है और वहां पे मलयाली रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। मेरे मन में तो क्यों कि यार उनका भी वहां पे क्या रिप्रेजेंटेशन भाई, तू मतलब रियलिटी थोड़ी बदल देगा रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में। तो ये वो हो रहा है वहां पे कि भाई। अब हम फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि लगभग 50 मिनट हम लोग की चर्चा हो चुकी है, फिर भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए
सबसे आउटस्टैंडिंग पार्ट या उत्कृष्ट पार्ट जो मुझे फिल्म की लगी वो थी साउंड डिज़ाइन। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, पार्श्व ध्वनि संयोजन जिसे हिंदी में कहते हैं, वो इनफैक्ट अपने आप में एक कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो अलाइव कैरेक्टर है। और उसमें भी वांगा ने मुझे लगता है कि अलग तरह के प्रयोग किए हैं। बीजीएम क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली चल भी रहा है, एक समय के बाद फेड करके आउट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। इसमें है एकदम हाई डेसिबल, बूम 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 बूम, और परकशंस का यूज किया, तबला का यूज किया, जो बहुत रेयरली हमने देखा है कि एक्शन या थ्रिलर मूवी में तबला का यूज हो रहा हो, वो किया है। चल रहा है बहुत लाउड लाउड लाउड, अचानक से जीरो उसका कैरेक्टर बोलने लगता है, और फिर भी वो हमें शॉक नहीं करता या ऐसा नहीं लगता है कुछ डिसरप्ट हो गया है हमारे सुनने में। तो वायलिन का एक जगह यूज है, जब वो मार रहा होता है, अबरार शायद मारता है अपना, उसका जो एक एड था जो इन्फॉर्म नहीं कर पाया ढंग से, उसको मारता है, वहाँ वायलिन के नोट्स अलग हैं। और एक चेजिंग सीक्वेंस है एयर स्ट्रिप पे, वहाँ पे वायलिन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से यूज हुआ है। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट को जो है अलग अलग तरीके से यूज करना। एक और जो है वो है फैक्ट्री को जब दिखाते हैं तो फैक्ट्री का सायरन बजता है, और फुल जितना देर तक बजता है, लगभग 1 मिनट बजता है वो सायरन, उतना वहाँ पे बजाया है। और फिर मेटल का जो टक 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 वाला जो आवाज़ है उसको बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह यूज़ करना, वो फिर मैं एक विचित्र सा ही कंपैरिजन दे रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी में एक गाना है चालू कर जनरेटर, वो कभी आप देख लीजिएगा। जनरेटर जब चालू होता है तो उसका जो आवाज़ फक 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 करके होता है, उसको जो है इन्होंने ईडीएम म्यूजिक की तरह यूज कर लिया है भोजपुरी वालों ने। मतलब ठीक है तो गाना बेकार ही, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कैसे एक मैकेनिकल क्लैकिंग को किस तरह से यूज करता है। आपको भी कुछ उस तरह नहीं, मुझे तो ये ट्रेलर में ही दिखा था, जो इसका ट्रेलर आया था उसमें 3 या 4 अलग अलग साउंड के नोट थे कि गिर रहा है, जो आपने बात कही ना गिरने और चढ़ने का, कि उसका पाथ इंट्रोड्यूस हो रहा है, कि बिल्कुल शांत ट्रेलर शुरू हुआ था। क्योंकि ये फिल्म मेरे ख्याल से टीजर से ही प्रारंभ हो गई थी, एकदम शांत शुरू हुआ है, बात चल रही है, उसके बाद एकदम रणबीर कपूर मुड़ता है, बोलता है कि वही जो बहरा नहीं हूं मैं सुनाई दे, उसमें जो धम, उसके बाद आपकी स्टोरी चलनी शुरू होती है, उसका पूरा बचपन का, उसमें जो कि जब उसका बचपन तेज तेज निकाला जा रहा है, उसके बाद वो आदमी बैडी बन गया है, वही जो उसका इंट्रोडक्शन है वहां पे। उसके बाद अंत में आते आते जब ट्रेलर के विलन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जो उसके मतलब शांत रहने के बाद, तो मुझे तो ये ट्रेलर में ही लगा था। और इस आदमी का यूएसपी है भी, निर्देशक का, कि ये म्यूजिक ये अपना लिखाई के समय बताता है, कह रहा है जब मैं सीन लिख रहा हूं मेरे दिमाग में बीजीएम चल रहा होता है, मैं कोई सीन लिख रहा हूं और मेरे दिमाग में, और जिस मोमेंट में मुझे एक होता है ना कि पॉज लेता है आदमी, एक दिन में तो लिख नहीं दे रहा, कि कहता है कि जहां मुझे लगने लगता है ना कि मुझे बीजीएम समझ नहीं आ रहा है इस शॉट में, यार मैं लिखना छूट जाता है मेरा, कि यार मैं नहीं, आई कांट प्रोसेस, मैं सीन इमेजिन ही नहीं कर पा रहा मेरे बैकग्राउंड स्कोर के बिना। तो ये एक निर्देशक की मतलब मैच्योरिटी दिखाती है। एक अच्छे जैसे क्रिस्टोफर नोलन भी वो बैठता है अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, हैंस जिमर के साथ, और उनके भी इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, आप लोग अवश्य देखें जिनको इसमें इंटरेस्ट है, कि इंटरस्टेलर का म्यूजिक कैसे डेवलप हुआ था। और फिल्म है पूरी साइंस फिक्शन, और बोला गया था कि एक फादर और सन के बीच की कहानी है इस तरह, जबकि सन भी नहीं था, डॉटर थी। तो उस तरह से, और वो इमोशंस को कैसे लेकर के आते हैं, और फिर बाद में उसको पता चला कि अरे ये क्या है। तो एक डायरेक्टर्स के बारे में बोला जाता है कि एक निर्देशक जो होता है पूरी फिल्म को वो देख चुका होता है बनने से पहले। तो और विशेषतः वैसे निर्देशक जो स्वयं लिखते हैं, अगर स्क्रीन प्ले खुद या स्टोरी पटकथा स्वयं लिख रहे हैं, तो उनको पता होता है कि मुझे कहाँ पे क्या चाहिए। वो शॉट्स भी जानते हैं, उनके दिमाग में चलता है। कैरेक्टर भी अगर डिसाइड हो गया कि मुझे रणवीर को लेना है और अनिल कपूर को लेना है, तो वो पूरी फिल्म देखते हुए, तो वही है कि जैसे मैं भी जब लिखता हूँ तो विजुअल्स जो है वो दिमाग में चलते हैं कि कैरेक्टर्स किस तरह से एक्चुअल में इंटरेक्ट करते होते हैं। एक जो व्हिप साउंड का यूज है चाबुक का बीच में, वो भी मैंने कभी पहले नहीं सुना था। एक संवाद चल रहा होता है पति पत्नी के बीच, रणवीर और रश्मिका के बीच। ये जो है जोया नाम की एक कैरेक्टर है, उसके साथ, उससे कुछ सच उगलवाने के लिए उसके साथ रह रहा था।
उसके बाद में आके पत्नी को सॉरी बोल रहा है, तो वो बोलती है कि मैं भी जाके कहीं सेक्स कर लूँ किसी के साथ और मैं भी तेरे को आके सॉरी बोल दूंगी, सब ठीक है। वहाँ पे व्हिप की आवाज़ आती है, आते आते अचानक से शांत हो जाती है। तो वो भी दिखाता है कि मेल ईगो पे चाबुक कैसे पड़ रहा है, तो कैसे आप म्यूजिक को भी एक कैरेक्टर की तरह जो है आप यूज़ कर रहे हैं या संवाद की तरह यूज़ करते हुए दिखते हैं। एक जो जीजा को जब मार रहा होता है, ऑब्वियसली टेम्पो म्यूजिक का बढ़ता रहता है, वो छटपटाता रहता है, ड्रोन से ऊपर से शॉट लिया हुआ है, बहुत ही वो भी स्टाइलाइज्ड वे में दिखाया। और वो जब रुकता है, मतलब मर्ज होता है बैकग्राउंड साउंड उसके सांस के उतार चढ़ाव के साथ, वो अनकंट्रोल्ड जो ब्रीदिंग उसकी होती है, वो होते 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 फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होता है। तो ये सब मुझे जो है थोड़े आउटस्टैंडिंग लगे। और जो सडनली स्टॉपिंग का है वो 2-3 जगह यूज हुआ है। एक जगह वो जाता है अपने बाप से मिलने के लिए और उसको गार्ड ऐसे धम्म से हाथ पे रोकता है उसको, वहाँ पे म्यूजिक भी ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ से डायलॉग जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि वही है ना कि एक अच्छी फिल्म के सारे एस्पेक्ट जो है वो अच्छे होते हैं, तभी जा कर के एक फिल्म मेकिंग जिसको आप कहते हैं कि बढ़िया फिल्म मेकिंग हुई है। तो इस तरह से म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए जी। अच्छा, ये वाला चीज जो आपने बोला, ये हमारे क्रिटिक्स को नहीं दिखाए वाला, फिल्म क्रिटिक हैं, इन्होंने उस सीन को उस तरीके से देखा, इन्होंने मेल ईगो टूटती नहीं देखी वहां पे, फिल्म में सोजनिस्टिक ही रहेगी। क्योंकि इनको वो सब चीजें समझ नहीं आ रही है। जो लड़की थप्पड़ भी मार रही है, सब कुछ हुआ है, उसने उसके गोद में वो सो रहा है, तो वही है ना कि बहुत ही अच्छे से, जबकि इसका कैरेक्टर मुझे लगता है कि लिखा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। इन सालों कैसे ये सब नहीं दिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि अपने आप को फिल्म क्रिटिक दिखता है, देखना नहीं है ना उसमें। तो बहुत वांगन उसने अपने मेरे ख्याल से 50-55 मिनट का इंटरव्यू है, 5-6 बार इलिटरेट शब्द का प्रयोग किया है इनके लिए। और हाँ, सीधी सी बात है, फिल्म मेकिंग के मामले में दे आर इलिटरेट्स, अनएजुकेटेड। उनको केवल नरेटिव देखना है, सिर्फ नरेटिव पे जाएंगे। नरेटिव भी नहीं यार, ये सब जितने ये मसंद पान पसंद और ये सब, राजीव मसंद ने तो खैर छोड़ दिया है उन्होंने फाइनल। 9 मिनट में 10 मिनट में नहाता, ये सब कैसे तुम फिल्म की रिव्यू कर, ये भी बड़ा अच्छा है और मैंने देखा है, फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही अच्छी है और कैरेक्टर्स तो बहुत ही, साले ये रिव्यू तुम कर रहे हो? ये रिव्यू होता है? रिव्यू पॉसिबल ही नहीं है कि 10 मिनट में कोई रिव्यू, 10 मिनट में आपको कोई गाइड कर सकता है कि हाँ ठीक है ये फिल्म जाके देख लो, ये सजेशन दे सकता है। समीक्षा जो है 10 मिनट में नहीं हो सकती। हाँ, म्यूजिक पे हम बात कर रहे थे, एक लाइन मैं कहूँगा, उसके बाद आप बोलिए इस पे। ये मुझे लगता है कि एक तरह से इट इज़ एन ओड टू टैरेंटिनो, लेकिन इंडियन वैल्यूज जो है इंडियन फिल्म मेकिंग की, वो रखते हुए उस तरह का, ना तो वेस्टर्न म्यूजिकल बना दिया कि बीच में कैरेक्टर खुद ही नाच रहे हैं गा रहे हैं एक्चुअल में, ना ही इंडियन वैल्यू छोड़ा कि एब्सेंस ऑफ म्यूजिक है। म्यूजिक है लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे इंडियन फिल्मों में होता है। वही ना। और देखिए कि ये असल में म्यूजिक में पैन इंडिया फिल्म थी, उसमें मराठी गाना है, पंजाबी गाने 2 हैं। अच्छा, अर्जन वेली के चक्कर में जो गाना बेचारा हैवान, वो इतना सुंदर लिखा गया है, उसके बोल अगर कोई समझना चाहेगा वो इतना बढ़िया लिखा गया है। पंजाबी हो गया, उसके बाद ईरानी गाना कोई लिया। मुझे नहीं लगता कि जिसने पहली बार आपने देखी होगी जैसे फिल्म, तो क्योंकि ये गाने सब एल्बम में नहीं थे फिल्म में, क्योंकि वो टेक्निकली डाले नहीं जा सकते, वो किसी और एल्बम के पहले से पार्ट है, आपने राइट्स खरीद लिए। लेकिन जैसे जो मराठी गाना है वो अभी भी जी के मेरे ख्याल से नेटवर्क पे पड़ा है, क्योंकि वो उनका है। उसी तरह ये ईरानी जो गाना था, ये भी इसने कहीं ऐसा रैंडम सुना था इस निर्देशक ने, और जब सुना था तब मेरे ख्याल से वो पता भी नहीं, अब वो आर्टिस्ट पता नहीं जीवित हो या ना हो, पुराना गाना हो। तो कोई बहुत स्कूल बैंड ने गाया था, नहीं होंगे जिंदा स्कूल तो बैंड लड़कियों, वही उसको प्रयोग जिस जगह पे किया गया, आप कहां पे क्या डाल रहे हो, आपने सोचा कि ये यूज हो सकता है, जबकि वो मराठी गाना जो वो है उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना, डॉल्बी मतलब डॉल्बी साउंड की बात हो रही है, नाच गाने की बात हो रही है, क्योंकि आपने बंदूक बनाने के लिए एक मराठी पात्र डाला और उसके वो मराठी बोल रहा है, इसलिए आपने वो बजाया। अच्छा, उसके बारे में भी एक चीज रह गई उसमें सिंबॉलिक वाले में, ये भी एक पीड़ा का वो था, जो मराठी कैरेक्टर था जो बंदूक बनाने आता है, उस समय भी जो आत्मनिर्भर भारत और वो सब डिजाइन इन बैंगलोर। मैं बोल रहा हूँ ये बंदा कितना भी बोलता रहे वांगा कि मैंने नहीं किया, मैं मान ही नहीं सकता।
कोई मतलब नहीं था उस डायलॉग का। सही बात है। तो वहां पे उसने मराठी गाना डाल दिया, उसके बाद पंजाबी, उसके बाद दूसरा पंजाबी उसके कैरेक्टर के समय आता है। तो ये वेरिएशन जो था, और आप देखिए एक भी गाना ऐसा नहीं है जो हिट ना हो रहा हो, चाहे वो टिकटॉक और रील पे बज रहा है। और ये किसने, मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं सोचा होगा कि बॉबी देओल की एंट्री पे जो गाना ये इतना वो चलेगा कि हाँ नॉर्मल बीजीएम की तरह निकल जाएगा। लेकिन वो गाना जो आपके बैक ऑफ द माइक वो होता है ना कि फिल्म आप निकल आते हो सबकॉन्शियस में बजता रहता है, सब गा रहे हैं, हाँ वो सब बज रहा है। बहुत उसकी ट्यून इतनी कैची है ना, बोल समझ नहीं आ रहे, बोल किसी को समझ नहीं आ रहा है, बट बज रहा है। तो ये इसने प्रयोग किया, या अब देखिए इसमें दो चीज हो सकती है, निर्देशक जानता था कि ये सब हिट होगा, या फिर ये हिट एंड ट्रायल था। पर जब कोई इतना हिट हो जाता है तो आपको मानना पड़ेगा भाई, आप इसको हिट एंड ट्रायल नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि उसको पता था मैं कहां क्या डाल रहा हूं और वो चलेगा। नहीं, निर्देशक एज सच नहीं सोचता है कि ये फिल्म चल जाएगा, मतलब ये गाना इस तरह से हिट हो जाएगा। ये सब ने, वो तो ओवरऑल की फिल्म बनाया और उसकी वहाँ जगह बनती है कि नहीं उस म्यूजिक की, वो आउट ऑफ प्लेस ना दिखे। उसके बाद यार कोई नहीं जानता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये 1.5 साल तक जो है वो लोग उस पर मीम बनाते रहेंगे। उसने बोला राजा मौली ने कि हमें नहीं पता था कि इस तरह से होगा। उसी तरह चाहे अर्जन वैली, वो भी यार गजब का गाना है, खूब बजा के देख रहे हैं, सारी दुनिया हिला देंगे। हाँ, उस गाने को लेकर के मुझे था, अर्जन वैली जब ये टीजर आया था ना, मुझे उसी समय गाना चढ़ गया था दिमाग में, यार इसका कुछ होगा, ये नॉर्मल उसका तो है, नहीं उसका रिदम अलग तरह का है, जो कुछ ट्यून्स कैची होते हैं। और इसके साथ एक और चीज है, ये वैसा पंजाबी गाना है जैसा असली पंजाबी म्यूजिक हुआ करता था। हाँ एग्जैक्टली, जो असली गाने एक बब्बू मान के गाने हैं, मतलब उस चकलो रिवॉल्वर एक गाना है जिसमें वॉर की बात हो रहा है, आपने सुना होगा, ठीक है, वो गाना शादियों में बजता है। हाँ। कोई मतलब नहीं है उसका, चकलो रिवॉल्वर रफला भी कब्जा लेना है, शादी हो रही है यार। जैसे हमारी तरफ शादियों में ये देश है वीर जवानों हाँ, का, वो गाना बारात में कोई मतलब नहीं उसका। तो वैसा ही था ये, इसका भी साथ यही होने वाला है। लोग शादियों में एंट्रियां होंगी, आप देखिए शुरू हो गया होगा, अभी तो साये जो चल रहे हैं, दुल्हन वुल्हन दूल्हों की एंट्रियां हो रही होंगी, जमाल जमाल एकदम चल रहा है। तो ये वही है ना, आप ट्रेंड बनाते हो, एक चीज ये भी चीज होती है। पहले वही जो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसे अभिनेता हुआ करते थे जो गले में लॉकेट का ट्रेंड बनाया करते थे, कूल का, अब फिल्म मेकिंग के ट्रेंड बन रहे हैं। तो ये सकारात्मक ही है सिनेमा के लिए। और कहीं ना कहीं इस तरह के रिस्क डायरेक्टर तभी ले पाता है जब उसमें उसको अपने क्राफ्ट पे विश्वास हो कि मैं ये डालूंगा यार चलेगा, और वो ऑडियंस पे बैंक करता हो, ना कि क्रिटिक्स पे। दो तरह के होते हैं डायरेक्टर, एक को क्रिटिक्स को प्लीज़ करना होता है, कॉर्पोरेट बुकिंग करनी होती है, और फिर हमारे फैन बॉयज जो है वो जाके कि मैंने 300 टिकट बुक कर दी, इस तरह। दूसरा होता है कि नहीं, मुझे अपने क्राफ्ट पे विश्वास है, मैं इस तरह की फिल्म बनाऊंगा, और उसके बाद ये ऑडियंस के हाथ में है, पसंद आएगी, क्योंकि ये उनके बीच के इमोशन से। वही है ना कि जब तक इमोशनल कनेक्ट ना हो ये फिल्म, यार आदि पुरुष जब नहीं चली, उससे ज़्यादा कोई इमोशनली कनेक्टिंग विषय हो ही नहीं सकता भारत में, वो नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रीटमेंट घटिया दी थी, और फिर आप इस तरह का बनाते हैं जो 1000 करोड़ जो है लगभग टच करने लगती है। खैर आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग भी जो है मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद किसी इंडियन फिल्म में इस तरह की एडिटिंग हमें, कि बैक एंड फोर्थ, ऐसा नहीं है कि एक मीडियोकर डायरेक्टर का जो होता है वो शॉर्टकट मारता है, फ्लैशबैक एक ले लिया और उसी में जो है बचपन में ऐसा था, रॉकी भाई कैसे बना। नॉट दैट कि केजीएफ के डायरेक्टर को मैं एवरेज बोल रहा हूँ, बट वो एक मुझे लगता है कि शॉर्टकट होता है कि फ्लैशबैक दे के। और नहीं, ये कई बार मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट लेखक और निर्देशक की अगर एडिटर हो तो बहुत फायदा मिलता है इस चीज को लेकर के। और लेंथ को लेकर के इसकी बहुत बात हो रही थी कि यार इतनी लंबी इस समय में, और ये अभी तक चलता है हमारे यहाँ कि 3 घंटे इतने में। भाई अगर देखनी हो, लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है, हाँ, पूरे लोगों ने 3 पार्ट देखे हैं। क्या रामायण महाभारत हम 5 पार्ट में बनाएंगे लोग नहीं देखेंगे? देखते हैं भाई। तो उस पे एक ये हो रही थी कि 3:20 की थोड़ी मेरे ख्याल से सेंसर ने काट दी, थोड़ी ने खुद काटनी पड़ी थी, क्योंकि आप देखिए ना कई पात्र ऐसे थे। बॉबी देओल के बचपन का वो है पात्र, वो आप देखें अभी भी गूगल पे कास्ट में जाएंगे या इसके विकिपीडिया के, तो वहां पे दिखाया गया यंग बॉबी देओल। अच्छा, लेकिन वो फिल्म में नहीं था। अब उसका मेरे ख्याल से कारण है वो दिखाया जा सकता था, मतलब अभी हमें कोई बोले कि वो कहाँ होगा, तो वो होगा कि जो बताते हैं कि उसने अपने बाप को जलते हुए देखा और वो मूक हो गया, वो दिखाया जा सकता था। और दिखा के और पॉजिटिव ही होता, क्योंकि आपने रणबीर का
पास्ट भी दिखाया है कि उसका बचपन ऐसा भी था इसलिए वो ऐसा बना। अबरार का जो पात्र है बॉबी देओल का, मुझे तो लगता है मतलब अबरार पे तो एक अलग फिल्म बना सकता है ये आदमी, एक प्रीक्वल की तरह कि ये पात्र कैसे बन के आया, ये भी एनिमल किसी वजह से बना है ना, तो वो कैसे बना। तो वहां पे एक छोटा मोटा सीन हो सकता था। ऐसे ही कई सीन है जो नॉर्मली काटे गए हैं, तो छोटी अगर करनी थी, अब बनने को 4 घंटे की भी हो सकती थी, हो सकता है इसने बनाई हो, तो एडिटिंग वहां पे जितनी क्रिस्प करके करी गई है इससे ज्यादा काटी भी जा सकती थी देखा जाए तो, पर वही है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का फिर। नहीं, मुझे 3 घंटा बहुत लंबा लेंथ नहीं लगता है। और इस पे तो मैं ऐसे जो निर्देशक होते हैं ना जो नॉर्म्स तोड़ रहे हैं कि हाँ भाई बनाऊंगा 3 घंटे की, आयरिशमैन देखो ना कितनी लंबी है, आयरिशमैन कितनी लंबी फिल्म है भाई, वो भी मेरे ख्याल से 3.5 घंटा, 4 घंटे 4 घंटे की है क्या वो? नेटफ्लिक्स ने। अच्छा, उस पे ये हो जाएगा कि ओटीटी पे आई है वहां तो आप पॉज कर सकते हैं ना? नहीं, आयरिशमैन तो थिएट्रिकल रिलीज ही साला 4 घंटे की हुई है, जहाँ पे लोग 2 अच्छा वो थिएटर में आई। अच्छा मुझे लगा कि केवल वो ओटीटी पे आई। नहीं, स्कॉर्सेज़ी वाली फिल्म जिसमें डिनीरो है, अल पचिनो है और वो है एक जो पेशी भी है आयरिशमैन। हाँ तो वो है। ये भी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी बहुत लंबी थी। इंडिया में उसका थिएट्रिकल रिलीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता है? इंडिया में बोल रहे थे ये लगाओ तंबाकू कैंसर यहाँ पे तो तंबाकू स्कॉर्सेज़ी बोला घंटा न लगाएंगे हमको, कई सीन में कर लिए आवश्यकता होती है उस चीज की। और वही बात है ना, इसमें यही इस पे बात हो रही थी, एक इसमें भी तंबाकू पे और इस चीज पे की और वायलेंस पे कि किसी का एक आया था, एक कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर मेरी बेटी रोते हुए निकली। अरे हाँ, संसद में पिक्चर की बात हो रही है, यादव की वाइफ थी शायद वो। हाँ, रंजन करके नाम है उनका। हाँ, उसने यार 18 साल का एडल्ट सर्टिफिकेट का मूवी है, तुम्हारी बच्ची को देखने क्यों गई? लोग ये बोल रहे हाई स्कूल की बच्चियां रोते हुए, अरे उसने बोला ना डायरेक्टर ने, दे वर नॉट सपोज टू गो, क्यों गए हो भाई? और 18 के बाद भी तुम इतना वो देख के रो रहे हो तो फिर रो भाई, और क्या कर सकते हैं, तुम्हें क्या बोलेंगे। और थोड़ा वही एडिटिंग में मेन एक ही चीज है एडिटिंग में कहने के लिए कि अच्छा है, और खराब एडिटिंग रहेगी ना तो कनेक्ट्स जो है क्रिएट नहीं होते हैं। बहन के पीठ पे वो हाथ रखता है, पार्टी वाला सीन जो होता है, और वो अपने बचपन में पहुंच जाता है। इस तरह के ट्रांजिशंस वो एकदम वो गुथा हुआ जिसको कहते हैं क्रिस्प एडिटिंग की, जो कसा हुआ एडिटिंग की, कहीं भी वो बिखराव नहीं दिखता है। हाल और लीवे ही है कि यहाँ और कुछ दिया जा सकता था, काटने की संभावना मुझे लगता है कि नहीं थी एडिटिंग में। कुछ कैमरा के भी शॉट्स जो हैं वो थोड़े अच्छे बन पड़े हैं। एक तो मुझे जब रणविजय लंबे वालों में जब आता है, कार से निकलता है, डाउन शॉट, हाँ वो वाला शॉट बहुत अच्छा है। और 4-5 प्राज के साथ जो मारने के लिए जाता है तो वो सब ऐसे चलते हैं। मुझे वो द बीटल्स का एक बड़ा ही फेमस है, रोड वाला फुटपाथ क्रॉसिंग पे चारों जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, लगभग उस तरह का मुझे लगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उससे इंस्पायर्ड होगा, नहीं इंस्पायर्ड तो उल्टा ही हो जाएगा। हाँ, बीटल्स तो प्रेम की बातें करते थे, तो इस कारण से भी पता नहीं कौन से प्रेम की करते थे, वो भी नहीं पता होगा। एक और है, अनिल कपूर पे ऐसे करके कैमरा जूम हो रहा है, विस्लिंग जो है हो रहा है, शायद 2 बार उस तरह का यूज हुआ है, तो वो भी अच्छा है। बाकी जो एक्शन वाले शॉट्स हैं उसमें तो कैमरा का वर्क जो तीनों जो इंटरवल से पहले का जो था उसमें ऐसा कैमरा वर्क मतलब हाँ बहुत रेयर है। और थोड़ा एक्शन में वाला ये इन्होंने हॉलीवुड से सीखा है या क्या है, ये मतलब पैन वर्ल्ड ही चल रहा है इस समय इस तरीके का कैमरा वर्क। ये वाला ट्रेंड चला गया था बीच में, मल्टी कैम से वो चलता था, यहाँ पे कई जगह सिंगल कई जगह मल्टी कैम जहाँ यूज हुए हैं, तो वो देखने में बड़ा आंखों को बहुत वो लगता है। आपको अगर नहीं भी पता कि कैमरा वर्क नाम की क्या चीज होती है, आपको पता है वो अच्छा लग रहा है मुझे, बट मुझे क्योंकि टेक्निकलिटीज नहीं पता, तो मुझे ये सीन अच्छा लग रहा है। और वो आकर के मतलब एक नूब आदमी जिसको मतलब फिल्म मेकिंग नहीं पता, वो कोई फिल्म देखता है, वो आकर के बताएगा कि यार वो सीन अच्छा था। अब आप उससे पूछोगे तुझे ये और से फाइट सीक्वेंस से अलग लगा, तो बोलेगा हाँ, उसे टेक्निकलिटीज नहीं पता। हाँ। तो ये वैसी चीज होती है। जो एक्शन वाले में जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जेसन वॉर्न फिल्म 4 पार्ट में आती है, उसमें अगर देखोगे स्टार्ट जब होता है पहला है तो उसमें सीक्वेंसेस लंबे हैं। जिनको पता नहीं है फिल्म मेकिंग, उसमें मैं बताता हूँ। शॉट होता है जो एक पर्टिकुलर एक फ्रेम है, दैट इज कॉल्ड शॉट। उसके बाद फिर वैसे शॉट्स जो एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं कि ये क्या है, बाप और बेटे मिल रहे हैं, तो उसमें 5-6 अलग अलग इंटरेक्शंस होंगे। उसके बाद वो दृश्य बदल जाता है, सीक्वेंस चेंज होता है।
तो मल्टीपल को मिला के एक सीक्वेंस, तो वही एक्शन सीक्वेंस जो है वो पहले होता था कि थोड़ा लंबा चलता था, कि एक्टर ने ज़्यादा तैयारी की है, कोरियोग्राफर ने ज़्यादा में पूरा एक सीक्वेंस प्लान किया हुआ और उसमें दिखाया जा रहा है, तो लंबे खींचते थे। एक जो है 10 सेकंड का हुआ, अगला जो है 13 सेकंड का होगा, अगला 15 सेकंड का, फिर 7 सेकंड का, ऐसे करके चलता था। तो उसमें आदमी इन्वॉल्व रहता है। धीरे धीरे वो घटते घटते चौथे में मुझे लगता है जब तक आता है तो फिर 3 सेकंड के आने लगे, एक मुक्का मारा, कट कट, उसको पेशी बनाने के लिए कि बहुत तेजी से सब चीज़ घटित हो रहा है। इसमें वो नहीं है, इसमें तो वाइड एंगल शॉट्स भी लिए गए जिसमें सब दिख रहे हैं, सारे फाइट लोग। सीन हाँ, तो उस तरह का, तो वो मुझे लगता है कि बड़ा ही अच्छा कैमरा। ओवर द शोल्डर शॉट बोला जाता है, जैसे मैं अभी पुलकित से बात कर रहा हूँ OTS, तो एक यहाँ पे कैमरा लगेगा जिसमें हल्का सा मेरा कंधा दिखेगा और बाकी उसका क्लोजअप दिखेगा, और उधर वो भी स्क्रीन को भरते हैं। वो भी जब जब 2 कैरेक्टर्स आमने सामने हुए तो उसका यूज हुआ है रणवीर और अनिल कपूर। इसका ये नोलन नहीं तोड़ा था, उसके बाद 90 डिग्री रूल, उसके बाद से ये ट्रेंड बन गया। अब वो जहां नहीं नीड है वहां भी तोड़ा जा रहा है। कह रहा वो उसके वो होता है ना, एक बहुत ग्रैंड किसी ने कर दिया हो तो उसको कॉपी करना है। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी कैसी थी? स्टोरी अगर मुझसे आप कहानी एक लाइन में पूछेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया कुछ स्टोरी थी, बहुत एवरेज थी। एक लड़का है, ये को क्या बोलते हैं, फादर इशू बोलते हैं ना इस चीज को, कि हाँ भाई डैडी इश्यूज। वैसे ये डैडी इशू भी नहीं है देखा जाए तो। हाँ, नहीं। वहां उसकी मार पिटाई हो रही है उसके साथ, और देखा जाए अगर पात्र के उससे देखें हम, तो भाई गलत भी नहीं पिट रहा था तू। अबे तुम राइफल लेके घुस जाओगे, अगर देखो बहन के साथ तुम्हारा हुआ छेड़छाड़, वो हर किसी का आएगा रेज, लेकिन तू राइफल लेके कॉलेज में नहीं जा सकता ना। और भी अपने ही बाप का कॉलेज हो, जब तुम एक फोन करके सस्पेंड करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। वही यहाँ पे एक वो ये लड़का वो दिखाया है, शायद बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध की, उनको पैसे का कोई और था, इंडिविजुअलिटी थी। तो अगर हम उसके बाप के पर्सपेक्टिव से पूरा सोचें, जो अंतिम सीन में उसने दिखाया भी कि यार मैंने तुझे मारा, क्यों मारा, तूने कभी ये जानने की कोशिश की? तो पिट भी वो गलत नहीं रहा था। वही अल्फा मेल जो है बाप के सामने बीटा हो जाता है फिर। तो उसके बाद कहानी की, हाँ भाई उसने ऐसे रिवेंज लेना है आकर के। देखा जाए तो कहानी एक लाइन में जो थी ना, वो इतनी कुछ खास नहीं थी, बहुत बड़ा कि भाई स्टोरी में प्लॉट हो और ये हो वो हो, लेकिन वही फिल्म से बढ़िया है, फिल्म मेकिंग ज्यादा तगड़ी है इस फिल्म की। एग्जैक्टली। तो वही होता है ना, 2 चीजें होती हैं, या तो आप विवेक अग्निहोत्री हो कि कंटेंट आपका इतना पावरफुल है कश्मीर फाइल्स में कि बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट अगर अबव द एवरेज भी है तो वो चल जाएगा, लोग उसको पसंद करेंगे। दूसरा है कि आपने क्राफ्ट आपका इतना उत्कृष्ट है कि कहानी एवरेज भी हो तो आपका ट्रीटमेंट इस तरह से होना चाहिए उसको पिक्चराइज करने का कि वो जो है उसको लिफ्ट कर दो, मतलब पुल कर ले अपने साथ, जो है उसको उठा करके ये करवा दे। तो कुछ डायलॉग्स मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि बड़े डीप बोले गए, लेकिन अच्छे लगे। एक था हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, कि प्रसन्नता जो है आप एक विकल्प होता है, आप स्वयं चुनते हैं कि आपको खुश रहना है कि नहीं। तो और ये मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात उसने कही। एक जगह सिंपल है कि इतिहास ने जो सिखाया है कि कोई भी कभी भी किसी को मार सकता है, ये है एक रैंडम सी बात है, लेकिन फिल्म के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो वो अपने बाप के बारे में बोल रहा था कि भाई कोई भी कहीं पे भी किसी को भी। एक और वायलेंस का सीन हम लोग मिस कर गए, डुप्लीकेट को जब मारता है। हाँ, अच्छा उसका तो लोकेशन भी बहुत मजेदार था, वो जहां मरा है वो लाल किला वाला रोड जो है। मतलब मैं तो ट्रैवल करता हूँ वहां से इसलिए, क्योंकि वो फिल्म वो डार्कनेस में शूट हुआ है वाला, रात का है ना सीन। तो मैं वो सीन देखते हुए सोच रहा मैं यार ये एरिया मैंने कहीं देखा है। मैं मेरे दोस्त से बगल में बैठा, मैंने देखा है क्या? कह रहा अभी यहीं से आया है तू। मैं कहा अच्छा लाल किला वाला है। तो और देखा जाए तो उसकी ज्योग्राफी बहुत मजेदार है। मतलब वहां पे वो बीच की रोड ऐसी है, वहां पे अगर आपको कोई घेर लेगा ना आगे से, आप कहीं भी जा नहीं पाओगे। दोनों रोड आगे से ब्लॉक्ड है तीनों साइड से। और वही फिल्म मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो सेट क्रिएट भी हो सकता था, लेकिन फिल्म बनने से पहले फोटोग्राफी होती है, रेकी होती है, कहाँ पे हमें क्या करना है। और लंबे समय तक फोटोग्राफर्स जो है मतलब निर्देशक जिसको भी हायर करता है, वो घूमते फिरते इस जगह की लोकेशन हंटिंग जो है वो चलते रहती है, 1 आध साल चलती है, तब जाकर के इस तरह का कि आपको जो चाहिए कि यहाँ से भाग नहीं सकते हो तुम कहीं पे भी। नहीं, दिल्ली दिखाई है जैसे यहाँ पर। और ज्योग्राफी को लेकर मुझे बड़ी समस्या रहती है बॉलीवुड से भी और पूरे इससे, क्योंकि ये एक मतलब कॉमेडी की तरह चलता है कि हमारे यहाँ ज्योग्राफी
को ध्यान नहीं दिया जाता भाई। मतलब आदमी दिल्ली से लखनऊ जा रहा है और वो पहाड़ों में बर्फ में गाना गा लेगा बीच में। अरे दिल्ली से लखनऊ बर्फ के पहाड़ आए कहाँ? तो इस पे ध्यान, और मतलब बड़ी बड़ी फिल्मों में ऐसा होता है। मैंने RRR में ये चीज नोटिस की थी। वो पूरा लाल किले का पूरा सीक्वेंस है ना, लाल किले के आसपास चांदनी चौक दिखाया है, वो यमुना, और वो दोनों घोड़े और अपना बाइक पे जा रहे हैं और पहाड़ दिख गए। वो जगह कहाँ है भाई? सबसे नियरेस्ट पहाड़ कहाँ है दिल्ली में? गुड़गांव के पार दिखता है। अब या तो वहां तक गए हो तुम, लाल किले से वहां तक घोड़े पे गए हो तुम। तो इस चीज में ज्योग्राफी में मतलब ये जो प्रोडक्शन वाला है, इस पे काम करना अभी आवश्यक है इंडियन सिनेमा में। और यहाँ हो रहा है तो देख के अच्छा लगता है, वरना तो ऐसा कौन सी है हमारी ये कभी खुशी कभी गम फिल्म है, उसमें भी दिल्ली दिखाई है, उसमें मेंशन है। यहाँ पे देखिए घर अलग तरीके का कह रहा भाई दिल्ली में प्रॉपर्टी कहाँ है, मुझे देखनी है, दिखाओ। राष्ट्रपति भवन टाइप का ही था वो तो। भाई उस टाइम पे कोई ध्यान ही नहीं देता में उस टाइम पे क्या करण जौहर आज के भी टाइम में बनाएगा, वो उसी तरह के सेट्स डालेगा। करण जौहर ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि उसकी फिल्मों का एक अलग ऑडियंस है, वो उसी तरह से ट्रीट ही करता है। या संजय लीला भंसाली बनाएगा तो गाना उसका होगा ही कि भाई कम से कम 100-150 आर्टिस्ट नाचेंगे, हेलीकॉप्टर शॉट्स लिए जाएंगे, उसमें कलर्स पॉप करेंगे, वाइड स्क्रीन पे होगा, एकदम पूरा फ्रेम जो है मज़ेदार दिखना चाहिए, एकदम वाइब्रेंट टाइप का। तो वो जो सीन की बात करूँ, उसमें कितनी गोली मारी है उसमें भाई, और बुलेट प्रूफ कार है वो बात अलग है, बट वही है कि रेज वही उस आदमी का तो नस वस फूला रहता है। अबरार का जो एक कैरेक्टर बहुत मजेदार दिखाया है, वो इतना मस्कुलर और इतना पहाड़ जैसा, जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वो याद आ गया मुझे। हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स वाले फिर भी हाइट उसकी कम है जॉन स्नो की। हाँ ये लंबा भी ये था। तो साला लंबा तगड़ा जो गबरू जवान जिसको बोलते हैं, और फर का मोटा जैकेट लाद के चलता है अपने ऊपर। तो वो भी वही जो मैं कह रहा था बार बार कि वायलेंस को किस तरह से स्टाइलाइज और एस्थेटिकली दिखाया जाता है। खून नहीं बहा है उसमें, जब तक वो विंडशील्ड करके और जब तक नहीं मारा तब तक कोई ब्लड नहीं, लेकिन वो दिख जाता है कितने कन्विक्शन से वो शॉट जो है वो क्रिएट किया गया। वो किसी ने सोचा होगा कि नहीं मारना है तो पूरा एकदम बढ़िया से उतर रहे लोग नीचे काले ड्रेस में वो घेर करके साला। और उसका सिद्ध हो गया ना डायलॉग कि भाई तू कितने भी प्रोटेक्शन दे लो, कोई किसी को कहीं भी मार सकता है, सिंपल। उसे मारना होगा मार देगा। एक्टिंग आपको सबसे किसकी अच्छी लगी? एक्टिंग देखा जाए जितने स्क्रीन टाइम के हिसाब से बॉबी देओल जितने में आया, उतने में सबको मतलब डाउन बिना डायलॉग बोले एग्जैक्टली मुझे लगा कि मतलब इस 20-25 और उसके कितने इमोशन थे 20-25 मिनट में। शुरुआत होती है हैप्पीनेस से, नाच रहा है सब, उतने में ही 2 ही शौक आ गया। उसके बाद रेज वाला वो आ गया जब मारने जाता है, उसके बाद उसे अपना बचपन भी याद आ गया। उसमें अंत की लड़ाई के समय उसका भाई वाला वो भी जाग गया शायद से कि नहीं मारना। इतने से समय में, अब देखिए ये लिखा तो स्क्रिप्ट में गया था, वो वही है ना, एक्ट तो एक्टर को करना है ना। उसको पढ़ करके कि अच्छा मुझे मतलब इस 20 मिनट में 4-5 ट्रांजिशन मारनी पड़ेंगी, और ये कठिन है, और ये मतलब अच्छी एक्टिंग का मैं वो कहूंगा। वही बॉबी देओल से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कितने मीम बन गए लॉर्ड बॉबी फलाना डिमका। उसकी फिल्म वही जब बादल और उनकी इमेज वही वाली है, वो दोस्त ढूंढता हूँ, बॉबी देओल वही कर रहे हैं। लेकिन हाँ एज एन आर्टिस्ट he has grown a lot। अभी तो बहुत इसमें देख के जो अंडरडॉग्स के सपोर्टर होते हैं ना, उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि बॉबी देओल जो है। नहीं कई एक्टर्स का तो मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड ने उनका पोटेंशियल मतलब उस तरीके से अभिषेक बच्चन है कैसे मतलब वो आदमी को, और उसके साथ तो एक प्रॉब्लम भी है। कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन बहुत खराब एक्टर, लोग कहते हैं ना। अब हुआ क्या, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन का बेटा है। आपका अब देखा जाए तो आप युवा में कितनी अच्छी एक्टिंग की है, गुरु में कितनी अच्छी एक्टिंग की है। उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही है ना। आप उस ऐसा एक दिल्ली 6 फिल्म आई, उसमें सब कुछ हटा दो, उस आदमी की एक्टिंग देखो, केवल उस आदमी की कि वो किसका पात्र निभा रहा है। एक ऐसा बच्चा जो अमेरिका में पैदा हुआ, उसको आपने दिल्ली में और चांदनी चौक में छोड़ दिया। और देखा जाए तो अब राकेश ओम प्रकाश मेहरा वैसे कुछ भी सही आइडियोलॉजिकली, लेकिन उस फिल्म में उस आदमी ने इतना अच्छा पहचाना, या जो स्टारकास्ट होगी कि यार आप अभिषेक बच्चन को कहते हो ना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, आप एक अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को चांदनी चौक में छोड़ो, वो एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। वैसे देख रहा है अरे गैया खड़ी है बीच सड़क पे, भाई जाम लगा दिया गैया। वो जो क्योंकि उसमें डल फेस ही चाहिए था पूरे फिल्म में अभिषेक बच्चन। ऐसे तो ऐसे कई ऐसे एक्टर हैं जिन्हें बॉलीवुड एक तरीके से बर्बाद सा ही कर देता है, उनके ऊपर वो छाप सी लगा के कि ये गंभीर है और इससे ये नहीं होगा वो नहीं होगा।
मुझे वैसे अनिल कपूर डायलॉग डिलीवरी और ये सब देखा जाए तो मुझे, ठीक है बॉबी का तो एक अलग था, बट अनिल कपूर ने मुझे सबसे ज़्यादा जिस कन्विक्शन के साथ उसने पूरे हर सीन उसने भी ऑन किया पूरे स्क्रीन को। और रणवीर इन तीनों में 3rd नंबर पे आता है एक्टिंग वाइज, एक्टिंग के लेवल पे देखा जाए तो। बाकी रेज ठीक है उसी के ऊपर फिल्म ही है तो वो अलग बात है, बट कन्विक्शन, परफॉर्मेंस और शेड्स अगर देखा जाए, नहीं शेड्स में तो रणवीर ले जाएगा, बट कन्विक्शन और जिस तरह से बोला है एक मतलब जहां जहां अनिल कपूर वो मतलब थप्पड़ मारते हैं तो लग रहा है थप्पड़ मार रहा है। एक जगह तो वो शांत है, गीतांजलि को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और उसने कुछ नहीं बोला है, वो शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। और कैमरामैन ने भी वो देर तक उसको अच्छा, मैंने इस सीन को सिंबॉलिकली देखा था, क्योंकि वो वाला सीन जो था जब वो उसको उसके घर से निकालता है तो वो तो इंट्रोड्यूस कराता है तो वो लड़की नमस्ते करती है, हाँ, तो वो नमस्ते का जवाब नहीं देता, क्योंकि तब अनिल कपूर अपने उस फेज में होता है ना कि मैं बाहर निकल मेरे घर से। बाद में नमस्ते बेटा बोलता है। जब आता है ना वो गोली लगी हुई है और वो आता है, उसको देखता है अच्छा बेटा, तो लड़की नमस्ते बोलते है तो बोलता है नमस्ते बेटा। हाँ। तो ये भी एक सिंबॉलिक वो दिखाया गया है कि हाँ मतलब आदमी का जो असली कैरेक्टर होता है वो तब दिखता है जब वल्नरेबल होता है वो। और अंत में कुछ सीन्स और प्रतीकों की बात, तो एक सीन है नेकेड सीन है, जब उसकी वापसी होती है, ज्योतिषों ने बोल दिया था कि आयु तुम्हारी समाप्त हो गई है, तो उसमें बड़ा अच्छा लाइन वहाँ पे भी बोला था कि इंसान का संकल्प जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो वो बोला कि नहीं, मेरा डिज़ायर टू लिव है और मैं जीवित रहूँगा, आपका ज्योतिष अगर गलत होगा तो इसका एड्रेस नोट कर, इनको क्या बोलता है, मांस खिलाऊंगा, दारू खिलाऊंगा, छोड़ दोगे ये ब्रह्मचर्य को बोला था आपको, त्यागोगे। तो हो सकता है मेन फिल्म में हो उसको काट के अलग करना। नहीं, मैं तो पोस्ट क्रेडिट में वेट कर रहा था ये वाला कि ये आदमी जाएगा कि चलो। हाँ, तो वो था। लेकिन नेकेड सीन एक तरह से मुझे लगता है कि वो वांगा का बाकी क्रिटिक्स को भी है कि देख ले मैं तुझे कहाँ रखता हूँ। बॉलीवुड में दिखाना बहुत बड़ी बात है। हाँ। वही है कि इज शोइंग हिज डिक टू रिव्यूअर्स कि यही तुम्हारी यही गलती है। टेक्निकली तो उसने वो मना अंतिम सीन के ऊपर अंतिम सीन के ऊपर चर्चा। अच्छा, उस सीन का एक बहुत सिग्निफिकेंस है, एक स्टार्टिंग जो बिल्कुल स्टार्टिंग है जो फिल्म की, जिसमें ये बूढ़ा जो रणवीर कपूर है वो अपने कॉलीग से साथ बात कर रहा है, पूरा सर्कल दिखाया है जो इसने, वो एक वो होता ना जहां से आपने शुरू करा था वहीं पे खत्म हुआ था। जब वो अपने कॉलीग्स को बैठ करके बूढ़ा रणवीर कपूर बता रहा है कि हाँ एक बंदर था, उसकी कहानी सुनाता है, ये करा वो करा, उसने ऐसे किया, तब आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ये क्या है। फिर आपको पता लगता है कि बॉबी देओल से लड़ाई के टाइम उसने ये किया था, तो उसको बंदर कह रहा है वो। उसके बाद जब अंत में रणबीर कपूर वो जेस्चर करके दिखाता है, तब आप फंसे कि मतलब साला बंदर अब ये किसको बोल रहा है, क्रिटिक्स को कि ठेकेदारों को, जिनको भी, तो उसका भी एक सिंबॉलिक अच्छा खासा प्रभाव है। और एक नई चीज मुझे ये भी दिखी, एनिमल वर्ल्ड जो टाइटल है फिल्म का 50वें मिनट में स्क्रीन पे आता है, तो ये भी कि वो एक्चुअली वो एनिमल तभी बना ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो वो तभी हुआ। उससे पहले तक वो एक सामान्य बच्चा था, उसके एनिमल बनने में अब जाकर के आपका मतलब निर्देशक इंट्रोड्यूस करा रहा है कि अब से शुरू है इसकी एनिमल की जो जर्नी है। और फिर जो सॉफ्टर साइड उसका दिखाता है, मार खाया पत्नी से स्लैप, उसके बाद उसके गोद में सोता है और इनफैक्ट थप्पड़ खा के मुस्कुराता है, तो मुझे उन लौंडों की याद आ गई जो चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें जो है थप्पड़ मारे, उन्हें आनंद मिलता है, एक अलग तरह की किक मिलती है, करी मेरी बंदी जो है काफ़ी स्ट्रांग है, ये भी कर सकती है। तो ये चीज़ भी कि कहाँ से पिक कर रहे हो, किस इमोशन को कैसे डिपिक्ट करना है, कि अल्फा मेल है जिस पे पैट्रियार्की का, मिसोजिनी का आरोप लग रहा है, पत्नी थप्पड़ मारती है और वो मुस्कुराता है इस बात पे कि उसको लग रहा है कि नहीं मेरे टक्कर की लड़की जो है मुझे नहीं। वो एक सीन में बताया भी तो है ना, उसके माँ बाप जब आते हैं बच्ची के, ठीक है, तो तुम इस पागल के साथ कैसे रहे। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब एक माँ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, एक फीमेल की आवश्यकता, तुम लोग तो कहाँ थे, तुमको नहीं पता ना। अच्छा, एक और चीज है, वो पीरियड्स वाला जो एक डिस्कशन लिया गया है, वो भी मुझे लगता है सिंबॉलिक है, वो भी इसने कहना, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा एक चर्चा होती है ना कि अरे नो यूट्रस नो ओपिनियन वाली। ठीक है भाई, चलो मतलब आप उसको लेकर के ओपिनियन दे सकते हो मेल के उस पे कि हमने चलो मान लिया, पर पॉइंट है वो एक नेचुरल चीज है। मैंने नहीं चुना कि मैं मेल पैदा होऊंगा, आपने भी नहीं चुना था फीमेल पैदा होगे। आपका क्वेश्चन कि यू डोंट ब्लीड, आई ब्लीड, अरे
आई कांट इवन ब्लीड इफ आई वांट टू। अब इस तरीके के तर्क होते हैं, फेमिनिज्म में तर्क तो लगते नहीं है। इनके लिए खड़े हुए हैं एंड्रू टेट जैसे लोग, वो भी उल्टे तर्क की। उसका मैं कहीं सुन रहा था, वो बोलता है कि इट टेक्स 9 months टू रिप्रोड्यूस, व्हाई लेडीज व्हाई। मैं कहा भाई इसका क्या जवाब दूं तुझे? ये नेचर, अब वही है ना, वो तर्क भी उसे ऐसों से करने हैं। वो पूछ रही है तुम ब्लीड क्यों नहीं कर सकते, तो वो बोल रहा है जल्दी करो भाई, 6 महीने बच्चा चाहिए मुझे। तो उस चीज का यहाँ पे उत्तर बहुत, और बहुत मतलब लिख के ऐसा नहीं उसने कुछ भी बोल दिया। वो अपनी ऐसी कंडीशन में था वो आदमी कि उसको डायपर बदलना पड़ रहा था दिन में 10, और उसे कोई शर्म नहीं है बताने में। आप उसे अल्फा कहो बीटा को, कह रहा हाँ भाई बदलना पड़ रहा है, कि तुम क्या इस बात पे रोती रहे, तो मुझे भी तो करना पड़ा। वो उस स्टेज पे आया तो अब वो डिस्कशन कर सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे लगता है इनका थोड़ा सा क्रिटिक्स का मतलब वो जो है ना जलन, उसका कारण ये भी है कि यार इसके पास तो तर्क है भाई। एग्जैक्टली। ये सीन पे मतलब हाहाकार मचा देते, क्या सब बोला कैसे तुमने। सब हर जगह पे ये लोग चाहते हैं कि वही अपने शब्द विन्यास से जीत जाएंगे, कि बड़े बड़े लंबे मिसोजिनी, कौन सी पेट्रियार्की साला, पेट्रियार्कल ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है। नहीं वो तो है एक अरे वो कौन मैस्कुलिनिटी, हाइपर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हाँ हाइपर टॉक्सिक, पहले टॉक्सिक खाली चलता था, हाइपर टॉक्सिक हो गया है। वायलेंस को लेकर के कुछ इस पर भी बहुत अच्छा बोला है अपने इंटरव्यू में इस आदमी ने। अच्छा वही है ना, पढ़ा लिखा है ना ये आदमी, ऐसा नहीं है ना कोई भी डायरेक्टर बन गया तो इसलिए इसके पास वो है पॉइंट सारे कटा के। बोलता है कि यू नो व्हाट दे शुड डू, ये क्रिटिक्स के बारे में बोल रहा है कि यू नो व्हाट दे मस्ट ट्राई, दे शुड ट्राई दिस थिंग इन चाइना। चाइना में एक सबसे पॉपुलर चीज है इंग्लिश ट्यूशन। इनके रिव्यूज में बड़े बड़े शब्द होते हैं, केवल नहीं ऑडियंस को समझ आ रहे, खुद को भी नहीं समझ आ रहे, लिख दिया। अब वही है ना। अच्छा, मिसोजिनी का उल्टा मैं भी सोच रहा था ये लिखते समय कि मिसोजिनी का उल्टा क्या होता है? मिसैंड्री होता है। अच्छा, वो मिसैंड्री है, लेकिन वो कभी यूज नहीं होता है। नहीं उसको अब यूज करना पड़ेगा शायद हमको। उसको कभी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो प्रेवलेंट उस तरह से न लिटरेचर में उस तरह से है, क्योंकि मेल को हमेशा ही डोमिनेंट हर तरह के लिटरेचर में भी दिखाया गया, फिल्म मेकिंग में भी दिखाया गया, समाज में भी मेल डोमिनेंट ही होता है। इस कारण से मिसैंड्री हमें दिखती है एनिमल किंगडम में, जब एक लड़की के पीछे वो नाच रहा है साला पूंछ उठा के, क्या क्या नहीं करना पड़ता है जानवरों को, पक्षियों को, कीड़ों को। फिश जो है वो मेल फिश साला वो बालू का कैसल बना रहा है भीतर में, वो सब जो वीडियो हम लोग देखते हैं उसको रिझाने के लिए, और वो रिजेक्ट हो जाता है इतना काम करने के बाद। लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो वो वाला होता है। अल्फा मेल भी हालांकि बंदरों से आया, तो बंदर तो प्राइमेट हैं, उनमें ह्यूमन बिहेवियर पाया जाता है, बट हाँ मिसैंड्री उस तरह देखा जाए तो एक तरह से मतलब ये जो अपने शिकार जो है, ये जो फेमिनाजी गिरोह है, ये चाहता है कि मिसैंड्री होनी चाहिए। हाँ वो वही फेमिनिज्म इनके लिए क्या है कि हम खड़े होके पेशाब करना चाहते हैं, ये है मतलब वही कि हमें मेल टॉयलेट में, अरे भाई गजब है, तुम साला बैठ के करोगी, कैसे करोगे खड़े होके यार? या तो कप लगाओ, ट्यूब लगाओ, उस तरह फनेल लगा के करना पड़ेगा। तो इनको लगता है कि वो अपना घुमा घुमा के क्यों कर सकते हैं, पॉइंट कर। मैं वही सारी ऐसी ये दीवार पे पेशाब से ड्राइंग इनको बनाना है साला, हद ही है। मतलब ये फेमिनिज्म नहीं होता है। खैर वो लंबी चर्चा का विषय है। चर्चा वही है ना, सारी ऐसी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जो प्रकृति के हाथ में है भाई। और ऐसा नहीं, हम ये बात फीमेल्स को क्या करें, फेमिनिज्म फीमेल से रिलेटेड, इधर भी आ गया। अल्फाबेट कोड आ गई ना कम्युनिटी, एक मैं ब्लीड कर सकता हूं। नहीं भाई तुम, कई लोग तो बोल रहे हैं बवासीर है वो, यू कांट ब्लीड। भाई क्या कर रहा है तो आपके साथ छोटा सा प्रैंक हो गया है, आपको बवासीर है, आप पीरियड्स नहीं आ रहे हैं आपके। अरे यार चलिए, और कोई पॉइंट है जो आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, अंत में तो वही कि अभी एक तरीके से वो हुआ था, एक जो अक्षय कुमार वाला मीम हो गया ना, कि इन्होंने वांगा को ट्रिगर किया कबीर सिंह देख के, और ना मुझे लगता है कि इन्हें पता था कि ये होने वाला है। वही जो आपने सबसे प्रारंभ में कहा, इन्हें पता था, तभी ये माहौल बना रहे थे। और मेरे ख्याल से इनके दिमाग में ये भी था कि शायद ये डर जाए, या शायद अभी भी ये इनके दिमाग में है कि इसको हम स्कूल करा लेंगे, कि इतना बोलेंगे अगली फिल्म में अपने आप आ जाएगा लाइन पे कि नहीं यार कर देता हूं। लेकिन ये वो टोन डाउन नहीं कर रहा, ये वैसा आदमी है नहीं। वो अब एक तो सक्सेस मिल गई इस तरह से, कबीर सिंह की तो मुझे लग रहा है कि 5 गुनी बड़ी सक्सेस फाइनेंशियल टर्म में भी। और कबीर सिंह की फिल्म मेकिंग अलग थी, उसमें भी साउंड डिजाइन बढ़िया है, गाने बढ़िया है,
लेकिन उसमें ये था कि ऑलरेडी वो पहले फिल्म बन चुकी थी और फ्रेम बाय फ्रेम पूरी सेम पूरी ही एक है, तरीके से स्टार कास्ट अलग है। उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो एक अलग था। लेकिन इसमें उसने मतलब दिखाया कि नहीं भाई मुझे सिनेमा बनाना भी आता है, आई नो व्हाट सिनेमा इज। ऐसा नहीं कि बस बहुत बढ़िया स्टोरी जो पहले हिट हो गई है मेरी उसी को मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं, नई कहानी और हर एस्पेक्ट को अच्छे से ट्रीटमेंट के साथ बनाया है। तो इस कारण से इससे उनको जिस तरह का कॉन्फिडेंस मिलेगा, हालांकि हर फिल्म मेकर हर फिल्म बहुत अच्छी नहीं बना पाते हैं। आप चाहे टैरेंटिनो का भी देखोगे तो हेटफुल एट बनाया था, वो क्या बनाया था भगवान जाने। तो या स्कॉर्सेज़ी का ही नोलन ने भी बहुत वो किया, बट नोलन को बोल नहीं सकते हम, हमें तो नोलन को कुछ बोल दो तो ओपेनहाइमर पे बोला था तो तुम साले नोलन को सिखाओगे इस तरह। लेकिन जो भी है आगे हो सकता है कि और भी बढ़िया फिल्म, हम तो आशा करते हैं, क्योंकि हम फिल्म मेकिंग अगर सॉफ्ट पावर है हमारा बॉलीवुड, तो इस तरह की फिल्में जो है आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, एक और चीज जो जिसपे बहुत सबसे ज्यादा चिंता वाली बात हो रही है ना, लोगों को लग रहा है कबीर सिंह में भी, यहां भी, सब जगह, कि फिर ये चीज नॉर्मलाइज कर रहे हो तुम। इस पे बहुत बड़ा एक हो रहा है ना, कि उस पे मैं कहूंगा कि तुमने कबीर सिंह, वही एक वो कहता ना कि तुम छपरियों को जो वो दे रहे हो, सब अपने आप को कबीर सिंह सोच रहे हैं। या तो फिल्म देखना सीखो, मैं उनके लिए भी संदेश है और उसको उनकी आलोचना करने वालों के लिए भी, भाई तू कबीर सिंह नहीं है। कबीर सिंह उस स्तर पे पहुंचा और उसकी गर्लफ्रेंड उसको थप्पड़ मार भी रही थी और उससे थप्पड़ खा भी रही थी। कब? अबे वो सर्जन था, टॉपर था कॉलेज का, ठीक है। तुम यहां पे इंजीनियरिंग में 8 बैक लेके कबीर सिंह नहीं बन सकते। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि पात्र में ढलोगे तो पूरा ढलोगे तुम। कई जगह जो ये इस तरह का लॉजिक देते हैं ना कि समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, फल भाई 90% ऑफ सॉन्ग्स जो हैं वो रोमांटिक हैं, 90% फिल्में प्यार मोहब्बत के ऊपर है। तो कहाँ दुनिया में प्यार मोहब्बत तो हर जगह होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है भाई? वायलेंस क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? वो है भाई, वो इनहेरेंटली लोग वायलेंट होते हैं और वो बहाना बनाते हैं कि ठीक है, मैं फिल्मों का प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके कारण फिल्म बने ही नहीं। किसी चीज़ को कि ये बुरा है वो दिखाने के लिए उसको डिपिक्ट करना पड़ेगा ना, कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो सड़ा हुआ मुंह दिखाते हो ना भाई, और उसमें सिगरेट तो दिखा, ऐसे खाली बोल दोगे, बोलने में भी सिगरेट शब्द तो लेना ही पड़ेगा। तो वही बात होती है कि वायलेंस डिपिक्ट करके कोई इंडोर्स तो नहीं कर रहा है ना कि रणविजय ने जो किया वैसा ही हर लड़के को हो जाना अंत में दिखा ना, अंत का हमने एक सीन की जो चर्चा नहीं की, वो मतलब मुझे तो वो शौक लगा था देख के कि अपना पूरे फादर से कॉन्वर्जेशन के बाद लास्ट में रो रहा है, मतलब लैब पे, और वो बाहर आता है वो शॉट, ऐसा लगता है कि वो अपने बाप की लैब पे बैठा है लेकिन वो शक्ति कपूर की लैब पे बैठा है। वो बड़ा तगड़ा सिंबॉलिक था कि यार कितना भी प्यार से ही उसका वो रिलेशन कभी बन ही नहीं पाएगा अपने बाप से, और अंत में वो ऐसे बैठा था जब उसकी पत्नी उसे छोड़ के जा रही कि यार कुछ बचा ही नहीं, अब हाँ सब खत्म हो गया, बाप के लिए सब कुछ किया, बाप मरने वाला है, पत्नी चली गई, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव सीन पे खत्म किया कि उसका बच्चा आता है और फिर वो सर्कल, लेकिन फिर उसका वही फिल्म के स्टार्टिंग में आ जाता है, वो बोलता है कि भाई मेरे बच्चे के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो देखा जाए तो आपको बनना है, आप बन जाओ, ये एनिमल, ये रणबीर, आप बन जाओ, आपका भी फ्यूचर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाले जो कहते हैं ना कि उससे सीख लेनी थी ना, तुम सैम बहादुर भी उसके साथ ही आई थी, ले लो सीख, वहां से लेनी होती है, जाओ। उधम सिंह भी आई है ना, उससे सीख लो ना तुम। तो आप अपने हीरोज खुद चुनते हो, तो अगर समाज को जो चुनना होगा चुन लेगा, अगर कोई एनिमल जैसा कोई चुनेगा तो यहाँ पे एक और मीम चल रहा है ना, पूरी फिल्म में पुलिस कहाँ थी, अरे यार ठीक है। तो असल में जो अपने आप को समझ रहे हो ना कि हम वाले अर्जुन वेल, तुम मत बनो, पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। चलिए इसी नोट पे इस समीक्षा पॉडकास्ट का समापन करते हैं। आप लोग अवश्य बताइएगा कि ये कैसा लगा, और फिल्मों के ऊपर हम लोग चर्चा वैसे भी करते रहते हैं। ये हालांकि कोई आइडियोलॉजिकल टिल्ट वाली फिल्म नहीं थी, नॉर्मली हम उसी तरह की फिल्मों को उठाते हैं जिसमें धर्म के ऊपर हो या हमारी विचारधारा से जुड़ी हो। फिर भी चूँकि हम लोग फिल्म देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो कुछ फिल्म पे चर्चा इस तरह से करते हैं। आप अवश्य बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।